तो मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन सभी का स्वागत है, सभी का हार्दिक स्वागत है और बहुत पुनश्च बधाई। जय महेश, जय भारत। धन्यवाद रेणु दीदी, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ दक्षिणांचल उपाध्यक्ष श्रीमती अनुसुया जी मालू को, जिनकी मधुर मीठी वाणी है पहचान और सदा निष्ठा और लगन से करती है हर काम। दीदी, आप सादर आमंत्रित है। धन्यवाद सुनीता जी। भगवान महेश को वंदन करते हुए अखिल भारत माहेश्वरी महिला संगठन दक्षिणांचल रघुकुल रीत सिद्धा समिति द्वारा आयोजित आपकी संपत्ति आपका अधिकार, बहुत ही सुंदर विषय जो जलद हमें पता बहुत जरूरी है। ऐसे विषय को लेकर आज दक्षिणांचल रघुकुल रीत सिद्धा समिति के आदरणीय हमारे कमला जी तोषनीवाल के मानस को साकार रूप देने के लिए हमारी बहन ममता जी मोदानी, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, उनकी सुकन्या आदरणीय प्यारी बेटी साक्षी जी मोदानी अपने वक्तव्य द्वारा हमें सभी को अपनी संपत्ति और अपना क्या अधिकार होना चाहिए, कहां कहां पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, महिला को जो हमारे रेणु जी ने अभी बताया कि चहु दिशा से बहनों को कैसे और भी हम उन्नत कर सके, ऐसी भूमिकाओं के हिसाब से यह आज का लिया गया है। और इसी सेशन में प्रमुख अतिथि के स्वरूप में इसी समिति के प्रदर्शक आदरणीय शिखा जी भदादे, जो कि सदैव देखा है कि राष्ट्र में सदैव खुले हाथ से जो कार्यरत रहते हैं, उसी की तरह प्रभारी बहन हमारे आदरणीय अर्चना जी काबरा, इन दोनों बहनों का तहे दिल से दक्षिणांचल में स्वागत करते हैं। मनोभाव है कि आपका साथ सदैव इसी तरह बना रहे। उसी की तरह आज हमारे जूम प्रांगण में उपस्थित आदरणीय लता दीदी, कल्पना दीदी, शैला दीदी, अंजलि जी, भाग्यश्री जी, अनुराधा जी, सपना जी, प्रीति जी, जो कार्यरत है और अपने आशीर्वचन और आशीष शुभ कामना सदैव हमारे साथ में रखते हैं, ऐसे बहनों को तहे दिल से वंदन अभिवादन करती हूँ। उसी की तरह जो सदैव पांचों प्रदेश एक मुट्ठी की तरह कार्यरत साथ में रहते हैं, ऐसे पांचों प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रजनी जी, सरोज जी, सुनीता जी, अनीता जी, ममता जी और इनकी पूरी टीम को अभिवादन करती हूँ। और कमला जी तोषनीवाल रघुकुल रीत सिद्धा समिति की आज हमारी सह प्रभारी के मानस को साथ देने के लिए जो सुनीता जी भूतड़ा, जयश्री जी लड्डा, निर्मला जी साबू, अनीता जी माहेश्वरी, पुष्पा जी मुंदड़ा, इन संयोजिका बहनों के भी अथक प्रयास चल रहे थे। इन सभी को वंदन अभिवादन करते हुए आज जूम प्रांगण में पांचों प्रदेश के जिला, तहसील, गांव गांव से जो जुड़ रही है बहनों, उन सभी को अभिवादन करते हैं। यूं ही साथ सदैव बना रहे और उत्थान के मार्ग पर अपना समाज के सत्कार्य के मार्ग पर हम सदैव इसी तरह चलेंगे, यही मानस रखते हुए अपने शब्दों को विराम दूंगी। अपनी प्यारी बहन रेणु जी सारड़ा और मेरे शब्दों में कहीं एक खांदा रह गया था, क्षमा प्रार्थी, सभी को अभिवादन करती हूँ। मंगल दुआ, मंगल कामना आज के प्रोग्राम को पुनश्च कमला जी तोषनीवाल और सह संयोजिका बहनों को अभिवादन और बधाइयां। धन्यवाद अनुसुया दीदी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ तमिलनाडु केरल पौंडीचेरी प्रदेश अध्यक्षा ममता जी दमानी को कि वे आकर एवर एनर्जेटिक, एकदम सुलझी हुई व्यक्तित्व की धनी विशेष अतिथि राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना जी काबरा का परिचय हम सब से करवाए। ममता जी, आप आमंत्रित हैं। थैंक यू सुनीता जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम सभी को। और आई एम रियली ग्लैड दैट आज मुझे अर्चना जी काबरा का परिचय पढ़ने का सौभाग्य मिला है। तो अर्चना जी काबरा का जन्म 6 अप्रैल 1974 को मसूदा जिला अजमेर में हुआ। आप बाल्यकाल से ही मेधावी छात्रा रही हैं। अर्थशास्त्र में एमए करने के पश्चात आपने बीएड की शिक्षा प्राप्त की है। आपका विवाह सीए शरद जी काबरा से 3 दिसंबर 1996 में जयपुर में हुआ था। विवाह के पश्चात आपने सेबी द्वारा आयोजित एमफी और एनआईएसएम की डिग्रियां लेकर सुहानी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म की 2002 में स्थापना की। आज आपके 1200 से भी ज्यादा क्लाइंट्स भारत के 70 शहरों में और विश्व के 8 देशों में हैं। आपके 2 बच्चे हैं, सुयश
जो MBA इन फिनांस एंड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और सुहानी फिनसर्व के डायरेक्टर भी हैं। आपकी पुत्री सुहानी अहमदाबाद निर्मा यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। आपकी सामाजिक उपलब्धियां निरंतर जारी है। जयपुर में महिला परिषद की इलेक्टेड मेंबर हैं आप। अभिनंदन महेश्वरी भवन जयपुर की कार्यकारिणी में सदस्य हैं आप। लायंस क्लब CA में आप एक एक्टिव मेंबर हैं। पिछले सत्र में ऑल इंडिया माहेश्वरी महिला संगठन की गठबंधन समिति की पश्चिमांचल सह प्रभारी रही हैं। वर्तमान में पारिवारिक समरसता व परामर्श समिति की राष्ट्रीय प्रभारी आप हैं। सामाजिक व प्रोफेशनल कैरियर में आपने निरंतर विभिन्न अवार्ड प्राप्त किए हैं और निरंतर सामाजिक कार्यों में जुटी हुई है। आपने जयपुर में कई कार्यक्रमों में मंच संचालन किया है और आप नृत्य, नाटक, लेखन में अति रुचि रखती हैं। आपके भावी जीवन के उत्तरोत्तर विकास के लिए हम मंगल कामनाएं करते हैं। अर्चना जी, मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद ममता दी। और अब मैं अर्चना जी को आमंत्रित करती हूँ अपने उद्बोधन के लिए। आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद बहुत बहुत सुनीता जी, बहुत अच्छा संचालन आप कर रही हैं और आपका हमारा साथ तो गठबंधन समिति से रहा है। बहुत अच्छे आपके कार्यक्रम होते हैं। बहुत अच्छा आपका साथ, आपको उसकी योजना की किस तरह से लेके साक्षी जी की जिन्होंने टाइम दिया और ये आज के युग के अनुरूप एक बहुत ही विशेष तरह का है कि जितनी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई है, आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ी है, तो हमें अपनी स्वतंत्रता को मद्देनजर रखते हुए, आर्थिक स्वतंत्रता को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या अधिकार हमारे हैं, चाहे वो हमारी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड हो, चाहे अपनी संपत्ति से रिलेटेड हो या अपने पति द्वारा अर्जित की गई संपत्ति से रिलेटेड हो। तो एज ए वेल्थ मैनेजर हम लोग भी अपनी कंपनी में इस तरह के कई मुद्दों पर बात करते हैं, कई निवेशकों की समस्याएं सुलझाते हैं और हमारा जोर इसी विषय पर रहता है कि हर व्यक्ति को जीवन में विल अवश्य बनानी चाहिए। इनसे रिलेटेड कई कार्यक्रम ये समिति करवाना चाहती है। किशनगढ़ में हुआ एक रूबरू कार्यक्रम हुआ और आज जूम पर दक्षिणांचल ने इसकी पहल की है। तो दक्षिणांचल की समस्त टीम को, यहाँ उपस्थित मेरी सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ बहनें और मेरी हम उम्र साथियों को इस प्रोग्राम को इस लेवल पर लाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और बड़ी गर्व का विषय है कि हमारी अपनी संगठन मंत्री ममता दीदी, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनी है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी पुत्री आज इस कार्यक्रम में हमारी मुख्य वक्ता के रूप में आ रही हैं। दक्षिणांचल के और कार्यक्रमों के बारे में बात की जाए तो हमेशा अत्यंत ही ज्ञानवर्धक प्रोग्राम्स आप लेके आते रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आज भी इस कार्यक्रम से हम बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। जूम में उपस्थित सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि वे एक नोटबुक और पेन जरूर लेके बैठें। आपको जो चीजें समझ में आती हैं वो भी आप लिखें, जो नहीं समझ आती वो भी लिखें। और हमें जैसे वक्त रहेगा ये एक इंटरेक्टिव सेशन की तरह हो तो ज्यादा अच्छा है कि हमारे सवालों के जवाब हमें आज साक्षी जी से मिले। और हमारी शिखा दीदी भी यहाँ हैं और भी हमारी गुणी बहनें धीरे धीरे वक्त के साथ जो नहीं जुड़ पाई हैं शायद जुड़ जाएंगी। तो आपके जितने भी सवाल हैं वो आज जरूर आप साक्षी जी से पूछें, अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों को जाने समझें, हमारी संपत्ति पे हमारा कितना अधिकार है और उसे किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है और वो बुरे वक्त में किस तरह से हमें हमारे सहयोगी बन सकती है। तो मैं यही चाहूंगी कि साक्षी जी आज हमें हर विशेष और छोटे पहलुओं पर एक विशेष नजर उस पर डालें कि जब महिलाओं की लाइफ में अचानक पिता की, पुत्र की या पति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय वो समझ नहीं पाती कि हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे लें। उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं होती कि क्या क्या चीजें हमारे हक में हैं और हम किस तरह से आगे अपने जीवन को बढ़ाएं। तो कोविड के बाद भी इस तरह की बहुत समस्याएं आई, हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में आए दिन देखते हैं। तो इन समस्याओं से हम महिलाएं कैसे निपटे, क्या क्या पूर्व तैयारी रहे, कहाँ कहाँ हमारी समझ को बढ़ाएं और क्या क्या जरूरी चीजें हम अपने जीवन में नोट करके रखें।
तो आशा करती हूँ कि इन सब बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए आज का हमारा यह प्रोग्राम एक सफल प्रोग्राम रहे और एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रोग्राम साबित हो। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चना जी। तेलंगाना आंध्र प्रदेश अध्यक्ष रजनी जी राठी से निवेदन करती हूँ कि वो जो रखती है हर समस्या का निवारण और है हमारी प्रेरणा का कारण, वो जो रखती है हर समस्या का निवारण और है हमारी प्रेरणा का कारण, ऐसे महान व्यक्तित्व की धनी राष्ट्रीय प्रदर्शक मुख्य अतिथि शिखाजी बदादा का परिचय हम सबसे करवाएं। रजनी जी। धन्यवाद सुनीता जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जूम सभागार में पधारे सभी पदाधिकारी एवं बहनों को मेरा सादर जय श्री कृष्णा। आज मुझे आप सभी ने मौका दिया कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी शिखाजी बदादा का मैं आप सबसे परिचय करवा सकूं। एक नई शुरुआत हमेशा व्यक्ति का इंतजार करती है। जीवन में पहला कदम सबसे बड़ा होता है। वो कदम अगर सही उठा लिया तो कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती, फिर सीधे मंजिल ही मिलती है। जिस समय आपने टीवी पर कंप्यूटर देखा था, उस समय कंप्यूटर सेंटर की स्थापना करना अपने आप में किसी कीर्तिमान से कम नहीं था। ये करने वाली और कोई नहीं, भीलवाड़ा की शिखा घाटीवाला बदादा हैं। इनके इरादों के चलते वर्ष 1996 में भीलवाड़ा का पहला कंप्यूटर सेंटर अस्तित्व में आया। यहाँ से 4000 स्टूडेंट्स कंप्यूटर शिक्षा हासिल करके शानदार रोजगार में लगे। इनके कदम यहीं नहीं रुके। वर्ष 2002-2003 में कंचन देवी कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस की स्थापना की, जो बालिका शिक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत ही साहसिक कदम था। वर्ष 2006 और 7 में कंचन देवी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना कर छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने हेतु मार्ग प्रशस्त किया। मृदभाषी शिखा बदादा का जन्म 23 अक्टूबर 1974 को कोटा के प्रसिद्ध उद्योगपति मोहनदास घाटीवाला के यहाँ हुआ था। आपकी माता श्रीमती निर्मला जी घाटीवाला भी इनरवीर क्लब की कोटा की अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय हैं। शिखा जी को उनसे समाज सेवा विरासत में मिली। जीवन के प्रारंभिक दौर से ही आप सामाजिक कार्यों में आपकी बहुत गतिविधियां थी, आपकी रुचि थी, इसलिए आपने यहाँ पर बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। शिखा जी का विवाह 1996 में भीलवाड़ा के नगर सेठ सोहनलाल बदादा के सुपुत्र जगदीश बदादा के पुत्र नवीन बदादा के साथ हुआ। आपके 2 पुत्र रत्न ध्रुव एवं शांतनु से अलंकित है आप, जो कि वर्तमान में MBA और BBA में अध्ययनरत हैं। आपने विवाह के साथ प्रोफेशनल जिम्मेदारी उठाते हुए स्टूडेंट्स को कंप्यूटर शिक्षा में प्रारंभित करने के साथ विभिन्न कंपनियों के 2000 कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी। आपने व्यवसाय को गति प्रदान करते हुए आधुनिक शैलियों टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए श्रीमती बदादा ने 19 वर्ष पूर्व बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु कंचन देवी ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत कंचन देवी PG गर्ल्स कॉलेज, कंचन देवी TT कॉलेज, कंचन देवी IT ज्ञान के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इनके निर्देशन में और वर्तमान में भी संचालित हो रहे हैं। श्रेष्ठ नागरिक के रूप में अपनी राष्ट्रीय जवाबदारी को समझना, राष्ट्रीय समस्याओं के निवारण में आपका सामाजिक दायित्व को समझना, महिलाओं को उनके अधिकार एवं जवाबदारियों से अवगत कराने में आपकी श्रेष्ठता रही है। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपको अनेक पुरस्कारों से आप सम्मानित हुई हैं। फेडरेशन ऑफ वुमेन इंटरेस्ट न्यू दिल्ली द्वारा यंग वुमेन बिजनेस इंटरव्यू, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बिजनेस इंटरव्यूअर, इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेक्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI द्वारा शहीद की बेटी सम्मान, क्रिएटिव लीडर ऑफ द ईयर, महिला दिवस पर नारी स्वाभिमान सम्मान, अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा स्मार्ट श्रीमती 2006 का सम्मान, दैनिक भास्कर द्वारा वुमेन इंस्पायरिंग ऑफ भीलवाड़ा सम्मान, महिला दिवस पर नारी शक्ति सम्मान, तेरापंथी महिला संगठन द्वारा आत्मीय सम्मान, शिक्षा भूषण सम्मान, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मान, अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन द्वारा गौरवपूर्ण कार्य होत गौरव सम्मान। आपने
जब आप 2022-23 में स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता समिति की राष्ट्रीय प्रभारी के रूप में आपने कई अविस्मरणीय गौरवशाली कार्य किए, जिनके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सप्ताह, आरोग्यम, स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर 155 शहरों में एक साथ आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय महिला संगठन द्वारा स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता में आपका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित किया गया। जिला सचिव बनने से लेकर वर्तमान में आप अखिल भारत माहेश्वरी महिला संगठन की आंचलिक संयुक्त मंत्री, पश्चिमांचल पद पर एवं राष्ट्रीय समिति प्रदर्शक समिति पर 2023-26 में आप कार्यरत हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें स्वयं बनाना है। तो इस तरह इतने अलंकृतों से अलंकृत हमारी शिखा जी बदादा का हम स्वागत करते हैं और आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और अपना उद्बोधन हम सबके प्रेरित के लिए दे। बहुत खूब धन्यवाद रजनी जी। और शिखा दीदी, आपका परिचय सुनते सुनते ही नई ऊर्जा का प्रवाह हम सब में हो रहा है, तो हम सब आपको सुनने के लिए बेकरार हैं। आप उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित हैं। शिखा दीदी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा गला खराब है इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के हमारी राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय ममता जी मोदानी, दक्षिणांचल के मुखमंडल पर आभा बिखेरती शैला जी कलंत्री, अंजलि जी तापड़िया, भाग्यश्री जी चांडक, अनुराधा जी शायद अभी है नहीं। आज की हमारी विशेष अतिथि, समिति में मेरी सहभागी राष्ट्रीय रघुकुल रीत सिद्धा से अर्चना जी, प्रभारी अर्चना जी काबरा, दक्षिणांचल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसुया जी मालू, जिनकी कमांड हम सब देख रहे हैं कि दक्षिणांचल कहां से कहां पहुंच रहा है, संयुक्त मंत्री सदा मुस्कुराती रेणु जी सारडा, राष्ट्रीय सह प्रभारी हमारी अपनी कमला जी तोशनीवाल, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आज की प्रमुख वक्ता हमारी प्यारी बिटिया साक्षी मुदानी, मुझसे जी नहीं लग रहा है क्योंकि साक्षी हमारी अपनी बेटी है। समस्त अंजलि जी, भाग्यश्री जी, अनुराधा जी, दक्षिणांचल में आप सदैव हीरे की तरह हार में लगे हुए हैं। हम भी पश्चिमांचल से यही उम्मीद करते हैं। समिति सह प्रभारी, सभी समिति सह प्रभारी, पांचों प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, मुंबई, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी के प्रदेश अध्यक्ष रजनी जी राठी, सरोज जी कासठ, सुनीता जी पलोड, अनीता जी माहेश्वरी, ममता जी दमानी, प्रदेश सचिव सभी, मंजू जी लाहौटी, सुनीता जी लाहौटी, सुनीता जी चरखा, सीमा जी बागला, उर्मिला जी कोठारी, श्रृंखलाबद्ध संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त समिति संयोजिकाएं जिन्होंने इतना सुंदर स्वागत किया, और उपस्थित मेरी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बहनों, दक्षिणांचल को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ, जिन्होंने हमारी संपत्ति, हमारा अधिकार, जो कि प्रत्येक पीढ़ी की प्रत्येक बहन को आज के परिप्रेक्ष्य में ज्ञात होना चाहिए, और यह अति आवश्यक है क्योंकि समय कहकर नहीं आता और समय बदलते देर नहीं लगती। ये सर्वोपरि महत्वपूर्ण है। जैसा कि अर्चना जी ने कहा, मेरा पुनः निवेदन रहेगा कि आज सभी बहनें कागज और पेन, डायरी पेन लेकर बैठें और समझें कि क्या अधिकार है। कोरोना ने तो हमें सिखा ही दिया है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह सीखे नहीं हैं। हम उस समय सजग हुए थे जब हमारे चहुं ओर काल का ग्रास बन रहे थे, परंतु वो सजगता फिर भी कागजी रूप में नहीं नोट करी गई। आज के परिप्रेक्ष्य में कागज सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आई विल गेट माई विल, इसको अपना स्टेटमेंट बनाएं। अपने घर के बड़े, या अगर आप खुद बड़े हैं तो कृपया अपनी विल बनाएं, क्योंकि ये सर्वोपरि महत्वपूर्ण है। कल सुबह के सूर्य के हम दर्शन करेंगे कि नहीं, या आज रात का चंद्रमा हमें दिखेगा कि नहीं, ये हमें पता नहीं है। तो कृपया कागज, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है,
अधिकार जो हमें हमारे पास है, हम देने वाले हैं या हमें मिलने वाला है, कृपया उनके बारे में सजग रहें। यही कहना चाहूंगी। नारी है शक्ति, नारी ईश्वर भक्ति, नारी है प्रेरणा, नारी संकल्पना, नारी घर की नींव, नारी संवेदना, नारी समाज का आधार और नारी ही करे घर का स्वप्न साकार। कृपया अपने सपनों को भी सुनहरा रखें, अपने अधिकारों के प्रति सजग रखें। आज के कार्यक्रम के लिए समस्त दक्षिणांचल टीम को मेरी मंगल एवं शुभकामनाएं। जय महेश, जय उमा महेश। धन्यवाद दीदी, आपके आशीर्वचन से सबको बहुत ही मन प्रसन्न हो गया है और अब हम सब साक्षी जी को सुनने के लिए बेकरार हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनीता जी पल्लोड से कि वे कृपया आए और हमारी मुख्य वक्ता साक्षी जी मोदानी का परिचय हम सबसे करवाए। सुनीता दीदी। धन्यवाद सुनीता जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज आपकी संपत्ति आपका अधिकार इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय साक्षी जी मोदानी पधारी हैं। उनका परिचय देने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ है। आदरणीय साक्षी जी मोदानी, आप संगम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भिलवाड़ा इंटरनेशनल बैचलरेट 12th स्टैंडर्ड 2017 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन यूनाइटेड किंगडम समर स्कूल फॉर कॉमर्शियल लॉ A+ ग्रेड से किया। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैचलर ऑफ लॉ 2021 जुलाई में 6th रैंक के साथ किया। कॉर्नल लॉ स्कूल इथाका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मास्टर्स ऑफ लॉज में 2023 में किया। ऐसे बहुत सी डिग्रियां हैं जो इनके साथ जुड़ी हैं। आपने वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर चीर अमृत कॉर्पोरेट LLP जयपुर जुलाई 2021 से जनवरी 2022, संगम इंडिया लिमिटेड लीगल मैनेजर फरवरी से जुलाई 2022 तक, क्रॉफर्ड बेली एंड कंपनी मुंबई एसोसिएट कॉर्पोरेट डिवीजन फरवरी 2024 से जून 2024 तक, संगम फॉर्म स्टेट प्राइवेट लिमिटेड भिलवाड़ा जनरल मैनेजर जुलाई 2024 से वर्तमान में आप वहां कार्यरत हैं। सेवा भाव के हिसाब से आपने NGO सृजन के लिए कार्यरत हैं। आप सिडलिंग नामक संस्था के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का कार्य भी आप करती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारी राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय ममता जी मोदानी की सुपुत्री हैं। आपके लिए ये कहना चाहूंगी, यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है, यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध। ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। आपके अनुभव के ज्ञान का दक्षिणांचल के सभी बहनों को आज लाभ मिलेगा। आदरणीय साक्षी जी, आप सादर आमंत्रित हैं। प्लीज साक्षी जी। धन्यवाद सुनीता जी। कहते हैं कर्म के अधिकारी हम स्वयं ही होते हैं और संपत्ति के उत्तराधिकारी एक नहीं बहुत होते हैं। तो इन्हीं अधिकारों की और अधिकारियों की जानकारी देने साक्षी जी आज हम सब के बीच है। और साक्षी जी, बहुत ही कम उम्र में आपने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त की है और आपके वक्तव्य से हम जरूर बहुत कुछ सीखेंगे। आप सब इन्हें आमंत्रित है। धन्यवाद। नमस्ते, जय श्री कृष्णा।
सबको मेरी आवाज आ रही है? यस। ओके, थैंक यू सुनीता आंटी, इतना प्यारा परिचय दिया आपने मेरा। और सबसे पहले तो शिखा आंटी, अनुसुया आंटी एंड कमला आंटी को भी बहुत ही बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आज यहाँ पे आ सकी और अब सबके साथ में जो मेरा लीगल बैकग्राउंड है और एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर कर पाऊंगी। बिफोर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करना चालू करूँ, जो कानून है कितनी बारी ना हम लोग उससे घबराते हैं, इतना सारा पेपर वर्क देख के, ऐसी टर्म्स देख के जो हमारे समझ के बाहर होती है, वो सब देख के हमको लगता है इन सब में तो हमको नहीं पढ़ना। ये सब सोचते सोचते घरों में औरतें इतनी सक्षम होने के बावजूद भी इन कार्यों में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, चाहे वो आउट ऑफ चॉइस हो सकता है या कभी कभी कुछ गलत फहमियों की वजह से हो जाता है। हमको लगता है शायद ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हम ये सब जान के क्या करेंगे, कोई ना कोई तो है ही घर में ये सब देखने के लिए। और ये सब सवाल सिर्फ आप लोग नहीं, हमारे घर में मतलब कई बार ये सवाल मैं भी सोचती हूँ, क्या ये मेरा डिपार्टमेंट है, क्या ये मैं मतलब इसमें मैं देखूं कि मैं नहीं देखूं। सो आज का जो भी हम सेशन करने वाले हैं, हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं जो भी टर्म एक्सप्लेन करूंगी मैं उसको जितना बेसिक में ब्रेक कर पाऊंगी ताकि हम सबको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि ये क्या सब कुछ है कि नहीं है, क्या है कि नहीं है, ये सब हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। मेरे सेशन के बाद में जो भी अगर क्वेश्चंस है वो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा जो मैं इसी जूम कॉल के दौरान अगर एक्सप्लेन कर पाऊँ, ऑफ कोर्स आई विल टेक इट अप। बट अगर कुछ ऐसा है जो इसमें काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा तो मैं कमला आंटी को या तो रिटर्न राइटर भेज दूंगी, तो वो आप लोग के साथ में शेयर कर लेगी, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ऑलरेडी शिखांत जी वगैरह ने सबने बोला है कि एक पेन और पेंसिल लेके बैठ जाए हम, और पेपर लेके, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसी हो सकती है जो थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है सुनने में। तो अगर हम एक बार ही लिखेंगे और उसको अगर बार बार ही पढ़ेंगे तो हमको भी समझ में आएगा कि हम किस तरीके की प्रॉपर्टी राइट्स और अपनी इनहेरिटेंस राइट्स के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज विल जो वर्ड है यानी कि वसीयत, ये बहुत बारी ऑलरेडी आज के कॉल में बहुत लोगों ने बोला है। अब अगर हम विल की परिभाषा को देखें तो विल होती क्या है? विल एक ऐसा कानूनी आपका दस्तावेज है जिसमें आप अपनी संपत्ति के बारे में लिखते हैं और उस संपत्ति का आपकी मृत्यु के बाद में क्या होने वाला है उसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आप लिख के जाते हैं। अब जब मैंने संपत्ति की बात करी तो कई तरीके की संपत्ति होती है। इसमें हम अगर टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करें तो मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या हुआ? आपका कैश हो सकता है, आपका बैंक बैलेंस हो सकता है, आपका ज्वेलरी हो सकता है, क्योंकि आज की सारी हमारी जो पार्टिसिपेंट्स है सेशन में वो सारी महिलाएं हैं, तो सर्टेन थिंग्स जो मैं बोलूंगी वो हो सकता है काफी लेडी सेंट्रिक हो कि एज अ वुमेन आप ये सारी चीजें तो हर की लाइफ में होती ही होती हैं। तो ज्वेलरी होती है। अब ज्वेलरी कितनी बारी ऐसा होता है कि या तो हमारी शादी पे हमको दी जाती है या शादी के बाद में कभी चढ़ाने में आती है। कितनी बारी ऐसा भी होता है कि ये जो ज्वेलरी है ये हमने खुद नहीं परचेज की हुई होती, किसी और ने हमारे बिहाफ पे इसको परचेज किया हुआ होता है। तो मैं जैसे जैसे सेशन में आगे बढ़ूंगी मैं इन पे भी जाऊंगी कि क्या लीगली आपकी संपत्ति कहलाती है, क्या लीगली आपकी संपत्ति नहीं कहलाती है। तो यहाँ हमने बात की मूवेबल प्रॉपर्टी की। सेकेंड पार्ट जो हो गया वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसा कि शब्द बोलता है इमूवेबल यानी हिलाया नहीं जा सकता। अब इसमें जैसे अगर आपके नाम पे कोई लैंड है, कोई घर है, कोई बिजनेस है, ये ऐसी चीज है जो फिजिकली मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाई जा सकती। और आज के टाइम पे हर किसी के नाम पे कुछ कुछ तरीके की प्रॉपर्टी जरूर से होती है, चाहे वो आपके स्वयं के नाम पे हो, दैट मीन्स ओनरशिप, या ओनरशिप, दैट मीन्स कोई मल्टीपल ओनर्स हैं उसके और आपकी भी उसमें एक सहभागिता है। इसी के साथ में आजकल म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स वगैरह इन सब के अंदर भी बहुत से इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं जो कि आपके नाम पे किए जाते हैं। ये सब भी आप ही का ही प्रॉपर्टी हो जाती है। अब मेरा यहाँ पे एक बहुत क्विक क्वेश्चन है। हमारे जो बच्चे होते हैं जो बालिग नहीं है, नाबालिग है, आपको क्या लगता है क्या वो हमारी संपत्ति होते हैं, या क्या विल में हम उनकी कस्टडी के बारे में बात कर सकते हैं? इफ एनीबडी वुड लाइक टू आंसर।
साक्षी जी, मीटिंग आज लॉक है तो को होस्ट के अलावा और कोई अपना माइक ओपन नहीं कर पाएगा। चैट बॉक्स में चाहते आज हैं तो आंसर दे दे। हाँ जी, वी कैन यूज द चैट एज वेल। अगर किसी को यस लगता है तो आप यस लिख कि हाँ, बच्चे हमारी संपत्ति ही होते हैं, और अगर नो लगता है तो नो लिख सकते हैं। 10 सेकंड्स लेते हैं फटाफट से इसके लिए। ऑलरेडी कुछ रिप्लाईज आ रहे हैं। अच्छा, तो दैट इज सभी लोगों करेक्ट। ने जब आंसर हमारे दिया है। सरोज तोष्णीवाल, महाराष्ट्र प्रदेश के संयुक्त मंत्री, शिखा दीदी और मंजू जी लाहोटी, तीनों का यस आया है। ओके, सो दैट इज करेक्ट। एक तरीके से हमारी संपत्ति इसलिए हो जाते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो सिर्फ राइट का मतलब अपना अधिकार समझना नहीं होता, उस अधिकार के साथ में जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर आपके पास में कोई संपत्ति है या कोई भी चीज आपके नाम पे है, उसको एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे ट्रांसफर करना की भी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो बोलते हैं ना कि फ्रीडम तभी होती है जब उसकी जिम्मेदारी समझे। सिमिलरली कानून में भी यही है, अगर कोई हक आप चाहते हैं तो उसके पीछे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना भी बहुत ही जरूरी है। तो चिल्ड्रन डेफिनेटली जो 18 ईयर्स की एज के नीचे हैं, आज कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो उन बच्चों का क्या होगा, उसके बारे में भी आप अपनी विल में बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विल बनाने के क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, आपकी जो भी फैमिली है, आपके जो लव्ड नियर एंड डियर वंस है, इनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना। आज अगर आपको कल को कुछ भी हो जाए, इनका ध्यान रखने के लिए एक तरीके से वो डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा गया है कि ये आपको मिलेगा, इससे ऐसा होएगा। सेकेंडली, फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत बारी हो जाते हैं। कितनी बारी, स्पेशली जब अनटाइमली डेथ हो जाती है या बहुत जॉइंट में ओनरशिप रहती है ऑफ प्रॉपर्टी, तो बहुत नेचुरल सी बात है। मैं ये नहीं बोल रही कि किसी का इंटेंशन गलत होता है, बट जहाँ पे कितनी बारी पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी लोग झगड़ों में पड़ जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज मतलब जब एक औरत जिंदा होती है, हम पूरे घर को बांध के रखती है, तो एक मृत्यु के बाद भी उस घर को टूटने ना देना की भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हैविंग सेड दैट, अब अगर अपनी विल वसीयत में अच्छे से लिख देंगे कि ये सारी चीजें इस पर्सन को जाएगी, तो बहुत आसान हो जाता है आपकी मृत्यु के बाद भी उस बाकी जो रह जाते हैं जीवित, उनको समझने का कि किस तरीके से उस प्रॉपर्टी का डिविजन करें। थर्डली, पीस ऑफ माइंड। जो खुद का एक सुकून है, ये सबसे ज्यादा मिल जाता है। क्योंकि अगर हमको पता है कि मेरे मरने के बाद ही मेरा घर ऐसा ही हंसता खेलता रहेगा, मेरी प्रॉपर्टी का कोई मिसयूज नहीं करेगा, तो एक आपको भी वाइल यूर अलाइव एक पीस ऑफ माइंड जरूर रहता है। लास्टली, एक एम्पावरमेंट की जो फीलिंग आती है कि आज अगर मेरी संपत्ति है, मेरा अधिकार है, उस संपत्ति का मैं क्या करना चाहती हूँ वो भी कहीं ना कहीं मेरा डिसीजन होना चाहिए। और अगर वो डिसीजन को हम ले पाते हैं तो एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट हम फील करते हैं। अब हम जाएंगे की एलिमेंट्स ऑफ अ विल। एक विल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो पहली चीज हो गई एसेट्स, जैसे मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। तो एक पेन पेपर लेके आप सबसे पहले अपना जितने भी एसेट्स हैं आपके नाम पे, जो तक है आपके हैं, आपके अभी जैसे आपके नाम पे जो बैंक अकाउंट खुला है, इसमें क्या बैलेंस है, आपकी ज्वेलरी कितनी है, इसकी क्या वैल्यूएशन है, आपके नाम पे अगर कोई घर है या प्रॉपर्टी है उसका क्या वैल्यूएशन है, कोई गोल्ड है, गिन्नियां है, इन सब की एक लिस्ट अगर हम बनाएं और बनाते जाएं तो हमको एक आइडिया लगता है कि ये सारी चीजें पे मेरा कहीं ना कहीं हक और अधिकार है। सेकंड स्टेप, अब ये सब तो हमने समझ लिया कि मुझे देना क्या है। अब ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि देना किसको है। इनको अगर हम लीगल टर्म के बारे में बात करें, इनको हम बोलते हैं बेनिफिशरीज। BENEFICIARIES, बेनिफिशरीज। अब बेनिफिशरी वो लोग होते हैं जिनको आपकी लाइक बेनिफिशरी से वर्ड आता है बेनिफिट। तो जिन लोगों को आपकी प्रॉपर्टी से बेनिफिट होगा, कल को आप जिनको देना चाहेंगे, वो हो जाते हैं आपके बेनिफिशरीज। ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके मतलब आपके हस्बैंड हो सकते हैं अगर आपकी डेथ उनके पहले हो जाती है, आपके मदर फादर, कोई भी जिनको भी आप अपने पीछे छोड़ के जा रहे हैं। उनके अलावा अगर किसी फ्रेंड या किसी स्पेसिफिक पर्सन के नाम पे भी अगर आपको छोड़ना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत से लोग होते हैं जो फाउंडेशन में कुछ डोनेशन दे के जाना चाहते हैं, तो
उसके नाम पे भी अपना कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो वो सब आपके बेनिफिशरीज हो गए। थर्ड पर्सन इज द एग्जीक्यूटर। अब एग्जीक्यूटर क्या होता है? ये कोई ऐसा पर्सन जिसपे आप आंख बंद करके एक भरोसा कर पाए, कॉन्फिडेंस सिचुएशन हो, मतलब आपको पता है कहीं ना कहीं जो आप लेके जा रहे हैं उसका वो सही से पालन करेंगे। सबके लाइफ में ऐसा कोई ना कोई पर्सन जरूर होता है। उस पर्सन को आप एग्जीक्यूटिव के नाम पे ऐड कर सकते हैं अपनी विल पे। अब उनका काम क्या रहेगा? आपकी विल में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं कि ये प्रॉपर्टी उसको देना, मेरे बनने के बाद में ये करना, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव की होती है कि आपकी मृत्यु के बाद में वो उनका ध्यान रखे। जिसको जैसे प्रॉपर्टी जानी है वो कहीं ना कहीं डिवीजन में उसकी हेल्प कर पाए। अब यहाँ पे एक दिस इज मोर बिकॉज मतलब मैंने बहुत सारी विल ड्राफ्ट की है, तो एक सजेशन मैं डेफिनेटली हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी देती हूँ कि एग्जीक्यूटिव किसी ऐसे को हमेशा बनाना चाहिए जो आपसे यंगर हो उम्र में। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा, मतलब आपकी मृत्यु के बाद शायद जिएंगे। ऑब्वियसली मतलब फ्यूचर अनसर्टेन है, बट नेचुरल सी बात है, कोई आपसे अगर उम्र में छोटे हैं तो आपको आउटलिव करेंगे ही करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव किसी ऐसे कोई बनाना चाहिए जो उम्र में आपसे कहीं ना कहीं थोड़े छोटे हों। मेल फीमेल इसका ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली मेंबर या नॉन फैमिली किसी को भी आप बना सकते हैं। एक और सजेशन मैं हमेशा देती हूँ कि जो आपका बेनिफिशियरी हो आप उसको एग्जीक्यूटर ना बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। उनको एक हाथ से तो लेना है और एक ही हाथ दूसरे हाथ से देना है, तो एक ही पर्सन को लेन देन का जरिया ना बनाए, तो ये डेफिनेटली मेरा सजेशन रहता है। चौथा पॉइंट, अगर आपके कोई माइनर चिल्ड्रन है, दैट मीन्स नाबालिग बच्चे हैं, उनके लिए गार्डियन अपॉइंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज आपके बाद में उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना, उनके रहने करने का ध्यान करना, उनकी एक अच्छी परवरिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी को उठाना, ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। तो एक ऐसे किसी पर्सन को चुने जिसपे आप बहुत अच्छे से विश्वास करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिख के जाना चाहते हैं अपनी वसीयत में, दैट मीन्स कभी कुछ लोग लिखते हैं कि मुझे यहाँ पे दफनाना, या मुझे मेरा यहाँ पे क्रिमेशन करना, या मेरे मरने के 10 साल बाद मैं चाहती हूँ मेरे नाम पे एक फाउंडेशन बनाना, मेरे बैंक अकाउंट में से पहले इतना पैसा अलग करके ही मेरे बैंक बैलेंस को आप आगे बांटना, मैं चाहती हूँ कि डोनेशन ड्राइव हो जाए, इससे जैसा भी है कुछ भी इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, और वो आपका एक पर्सनल चॉइस है। आप करना चाहें तो भी ठीक है, आप नहीं भी करना चाहें तो भी ठीक है। तो ये एक तरीके से कंपोनेंट्स हो गए विल के अंदर। अब अगर हम स्टेप्स की बात करें तो मैंने सबकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक ईज के लिए इनको 4 स्टेप में डिवाइड किया है। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया, अपने एसेट्स और अपने बेनिफिशरीज को लिस्ट आउट कीजिए। सेकेंड, जो एक विल डॉक्यूमेंट है उसको ड्राफ्ट करना शुरू कीजिए। अब बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में हमको विल लिखनी पड़ेगी या एक लॉयर के पास में जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टिपिकल चीजें होती है विल में। तो ऐसा नहीं है, आप चाहें तो एक ऐसी नॉर्मल सी डायरी लेके भी अगर बैठना चाहे, एक ऐसे पेज में अगर आपका मन करे कि मेरे को अपना ये सब कुछ लिखना है, आप एक नॉर्मल कागज पे भी विल बना सकते हैं। लॉ के अंदर कोई भी ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि विल को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही आना होता है। सेकेंड बात, लैंग्वेज। आपको लगता है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लिखिए, कोई और रीजनल लैंग्वेज में भी लिखना चाहते हैं तो उसमें लिखिए, बट एज अ सजेशन उसकी इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेटेड कॉपी आप साथ में फाइल करिए, ताकि अगला जो आपका गवर्नमेंट ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव हो सकता है वो उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल ना हो, तो सबकी एक अंडरस्टैंडिंग रहे, तो आप अपनी लैंग्वेज पे ट्रांसलेट भी साथ में अटैच करके लगा सकते हैं। विल आपकी हैंड रिटन भी हो सकती है, टाइप्ड भी हो सकती है। पर्सनल सजेशन में मैं हमेशा बोलती हूँ कि टाइप्ड विल रखिए, क्योंकि बहुत बारी हैंडराइटिंग में लोग समझ नहीं पाते कि क्या लिखा गया है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हैंडराइटिंग फेड हो जाती है ओवर टाइम। सो जस्ट टू मेक श्योर कि हमारे ये सब टेक्निकल इश्यूज ना आए विल के इंटरप्रिटेशन के टाइम, हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक टाइप्ड विल रखिए। उसी के साथ में अगर चाहें तो छोटा सा नोट अटैच कर सकते हैं जो एक हैंड रिटन नोट, और अपने सिग्नेचर उसी के साथ में दे सकते हैं। स्टेप 3, एग्जीक्यूटिव, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था। बिफोर आप विल लिखना शुरू भी करें, एक बारी जिसको भी आप एग्जीक्यूटिव बनाना चाहते हैं उसके साथ में एक बारी बैठिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए कि मेरे इस तरीके के एसेट्स हैं, मैं इनको देना चाहूंगी, और क्या आप वो जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हैं।
तो एक अगर डिस्कशन हो जाए बिफोर आप उनका नाम लिखें तो एक बेहतर तरीके से आप विल को बाद में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लास्ट स्टेप जो हो जाता है विल का, वो होता है एक तरीके से रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका लॉ में लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स अगर एक विल सब रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ में रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी वो कानूनी चैलेंज के लिए लायबल नहीं है। इसका ये अर्थ है कि कल को मैंने एक पेपर पे लिखा कि मेरे को मेरी मृत्यु के बाद में ऐसे ऐसे सब देना है, मान लो मैंने उसके ऊपर हेडिंग भी नहीं लिखी कि ये वसीयत है, पर ये सारी मेरी विशेष मैं लिख दी और मैंने उस पर मेरा साइन कर दिया, ये मैंने रजिस्टर नहीं कराई। अब अपॉन माई डेथ ये डॉक्यूमेंट पढ़ के ये फॉलो होना जरूरी है। अगर ये फॉलो नहीं किया जाता तो जो भी पर्सन अलाइव है मेरे पीछे वो जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि मेरी मदर या मेरी वाइफ या मेरी सिस्टर की तो ये विश थी, पर आपने इसके हिसाब से उनका एसेट्स एलोकेट नहीं किए। ये सब कुछ अवॉइड करना कि हमको बाद में कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, इससे बेहतर है कि अगर हम विल को एक रजिस्टर करा दें तो बहुत ही इजीली हम उसको बाद में जाके उसके हिसाब से डिसबर्समेंट कर सकते हैं। अब आप लोग के सवाल ये भी आ रहे होंगे कि विल को रजिस्टर कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो हम अब इस पे आते हैं। तो जिन भी स्टेट्स की हम बात करें, जो भी जहाँ से भी आज लोग जुड़े हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो गया, चाहे वो तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, इन सब, गोवा एक्चुअली एक एक्सेप्शन है, बट बाकी जो भी स्टेट्स है एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जो आपकी लोकली ही अवेलेबल होता है। दैट मीन्स अगर मैं भीलवाड़ा में फॉर एग्जांपल रहती हूँ तो मेरा रजिस्टर ऑफिस भीलवाड़ा में ही होगा। तो ये रजिस्टरिंग अथॉरिटी जाके रजिस्टर करानी पड़ेगी। गोवा इज एन एक्सेप्शन। गोवा के यहाँ पे पर्सनल कानून थोड़े से अलग हैं, तो वहां पे आप सब रजिस्ट्रार की जगह पे एक नोटरी के पास में ही जाके अपनी विल रजिस्टर करवा सकते हैं, एक ये वहां पे एक्सेप्शन है। तो ये तो हो गया कि विल कहाँ रजिस्टर होती है। अब कैसे रजिस्टर होती है, आपको 2 विटनेसेस लगते हैं। अगेन ये विटनेस आप ऐसे ही चूज करें जो 18 साल की उम्र के तो हो, पर आपसे काफी यंग उम्र में, ताकि आप आउटलिव करें, क्योंकि कल को कभी भी विल क्वेश्चन में आती है। विटनेसेस की जो टेस्टिमनी होती है या जो एक तरीके से मतलब उनका जो भी वो टेस्ट करेंगे कोर्ट में जाके, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उनकी गवाही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम ऐसे ही किसी को चुने जो शायद हमारे मरने के बाद भी जिंदा हो और कोर्ट में जाके अगर कभी हमारी विल चैलेंज होती है तो हमारे पक्ष में बोल पाए। ये और दूसरी चीज जो हमको ध्यान रखनी होती है, आपका जो विटनेस है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और जो आपके बेनिफिशरीज है ये सेम लोग नहीं हो सकते। इसका सेम लॉजिक है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आज ऑब्वियसली अगर मेरे नाम पे कोई 1 करोड़ की संपत्ति करके जा रहा है और मेरी ही साइन उस डॉक्यूमेंट पे है, तो कोर्ट भी उसको एक तरीके से सस्पेशन के साथ में देखता है कि शायद ये विल सही नहीं है। और भी जो कारण है विल रजिस्टर करने के, वो ये है कि गवर्नमेंट के पास में ना इसका परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। तो अगर मान लो आपकी कभी विल आपसे खो भी गई तो गवर्नमेंट के पास में उसकी कॉपी आपको हमेशा मिलेगी। सेकेंडली उसके चैलेंज होने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। बहुत रेयर इंस्टेंसेस में ऐसा होता है कि लोग जाके रजिस्टर्ड, प्रॉपरली रजिस्टर्ड एंड अटेस्टेड विल को जाके चैलेंज करेंगे। जो हर स्टेट में प्रोसेस है वो लगभग सिमिलर ही है कि आपको 2 विटनेसेस के साथ में रजिस्टर करना पड़ता है। अब आपके क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एक आपका जो आधार प्रमाण है वो जरूर से लगता है। सुनीता जी हेलो, आपका कैमरा ऑफ है, स्पॉटलाइट नहीं दे पा रही हूँ। आई होप आप लोग अब मेरे को सुन पा रहे हैं। हाँ, आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी जी, अब आ रही। ओके। तो आपने वहां तक समझा रहे जब मैंने बोला कि हमारा एक आधार प्रमाण नेसेसरी है जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं।
तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूँ? जी हाँ। हाँ वही ओके, हाँ जी। तो अब जो डॉक्यूमेंट्स है, ऑब्वियसली विल का जो हमारा एक कॉपी है वो हमारे पास होना चाहिए जब हम सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जा रहे हैं। इसी के साथ में हमारा एक फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ, हमारा साथ ही साथ में जो विटनेसेस है उनका भी फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ लगता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको लेके जाने होते हैं सब रजिस्ट्रार के ऑफिस के वहाँ पे आप साइन करते हैं रजिस्ट्रार के सामने। कुछ कुछ स्टेट्स में ऐसा रूल भी है कि आपके फिंगरप्रिंट्स भी वो ले बायोमेट्रिक प्रूफ आपने वहाँ पे आके साइन किया था, ताकि कोई आपकी बिहाफ पे ऐसे फ्रॉड करके जाके विल नहीं रजिस्टर करके आ जाए। इसी के साथ में एक नॉमिनल सी, बहुत मामूली सी फी होती है जो हर लोकल अथॉरिटी टू लोकल अथॉरिटी चेंज होती है। तो ये आपको अपने सिटी के उसमें प्रॉपर जो सब रजिस्ट्रार के रूल्स है उसमें मिल जाती है कि कितना फी लगता है, बहुत मामूली सा होएगा। तो वो एंड इसी के साथ में हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट थिंग। अब विल हमने बना ली, ठीक है। मान लो जब मैंने विल बनाई मैं 40 साल की थी, अब 10 साल हो गए। हो सकता है कि इस बीच में मेरी और नई प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली, या कोई और लाइफ इवेंट हो गया मेरी लाइफ में जिसकी वजह से साक्षी जी का नेटवर्क शायद कुछ इशू है क्या? 1 सेकेंड, मेरा हो जा रहे हैं एक्चुअली वो। वेट, मैं एक बार इसको वाईफाई पे शिफ्ट करती कोई हूँ, 1 को सेकेंड। होस्ट है जो स्पॉटलाइट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्लीज को होस्ट आप स्पॉटलाइट दिया हुआ मत हटाइए उनका। साक्षी जी आई आप होप मेरा कंटिन्यू। कनेक्शन अब, हाँ आई होप मेरा कनेक्शन अब बेटर है। मैंने भी वाईफाई पे किया है, ठीक है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हम्म तो बेसिकली ऐसे क्या लाइफ इवेंट्स होते हैं जब आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपकी ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड विल है तो उसको हम अपडेट कर दें। कुछ लाइफ इवेंट जो मैंने यहाँ पे सोचे हैं वो है शादी, बिकॉज आप 18 साल की उम्र के बाद से कभी भी विल बना सकते हैं एज पर लॉ। तो जरूरी नहीं है कि मेरे को एक सर्टेन एज तक पहुंचना पड़ता है और उसके बाद में मैं विल बनाऊं, या मैं जब मेरे को लगता है कि थोड़ी मैं ओल्डर एज में हूँ या ज्यादा सिक रहने लग गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन से आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, उस दिन से आप समझ लीजिए आपका उस संपत्ति पे अधिकार है। तो उसी दिन अगर आप अपनी विल बना लें तो बहुत ही बेहतर रहता है। तो कुछ लाइफ इवेंट्स हो गए अपने, शादी, अपने मतलब बच्चों का जन्म, कोई नई प्रॉपर्टी परचेज हुई है आपके नाम पे, या फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को आपने बेचा है। ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जब डेफिनेटली हमको अपनी वसीयत को अपडेट करना पड़ता है। यहाँ पे एक लीगल टर्म आती है, इसको हम बोलते हैं कोडिसल। कोडिसल होता है कि हम जब हमारी जो एग्जिस्टिंग वसीयत है हम इसको जब एक तरीके से चेंज कर देते हैं, तो हम एक रादर देन वापस राइटिंग एवरीथिंग अगेन, वापस वापस पूरा मैं डॉक्यूमेंट बनाऊं, उससे बेहतर है कि मैं एक छोटा सा पन्ना साथ में जोड़ूं जिसको कोडिसल बोलते हैं, और क्या चेंज करना है मेरे को मेरी वसीयत में वो लिख के उसके साथ में वापस रजिस्टर कर दूं। दूसरा तरीका है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मेरी विल मतलब वसीयत में हम चेंज करने वाले हैं, इन दैट केस एक नई विल बनाना इज ऑलवेज सजेस्टेड। तो इसका प्रोसेस वापस सिमिलर ही रहता है, आप वापस विल बनाएंगे, अपने विटनेस वगैरह को लेके जाएंगे और उसी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ में आइडियली रजिस्टर करेंगे जहाँ पे आपकी पुरानी विल है। आप उनको बताएंगे क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स में आ भी जाएगा कि मेरी एक पहले विल रजिस्टर्ड थी, ये कुछ चेंजेस है, इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप मेरी नई विल एक्सेप्ट करिए। तो ये हो गया विल अपडेटिंग। अब हम आते हैं, बहुत से टाइम पे ना लोगों को बहुत गलत फहमियां होती है विल के बारे में, तो हम एक एक करके, जो इसको मैंने नाम दिया है मिथ एंड मिसकंसेप्शन। दैट मीन्स क्या हमारी गलत फहमियां हैं पर एक्चुअली में क्या असलियत है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ जिनके पास में बहुत पैसा या प्रॉपर्टी है केवल उन्हीं को ही विल बनानी चाहिए या विल उन्हीं के ही काम की चीज है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आपके नाम पे एक छोटी सी पेंसिल भी है तो एक तरीके से आप इसके ओनर हुए। तो आपके पास में जब तक एज पर लॉ कोई भी ओनरशिप राइट है तो आपको एक विल बनानी ही चाहिए। सेकेंडली, विल्स कैन नॉट बी चेंज्ड, ये भी गलत है। जैसे कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि आप अपनी लाइफ टाइम के दौरान जितनी बार चाहें विल को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो बस वही है कि आपको एक नॉमिनल फी पे करनी पड़ेगी एवरी टाइम हम रजिस्टर करेंगे नई विल। इसके अलावा और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड, बहुत लोगों को लगता है कि विल बनाना और विल रजिस्टर करना बहुत ही कॉस्टली है और कॉम्प्लिकेटेड है और इसके लिए हमको लीगल गाइडेंस लगती है। ट्रूथ इसका ये है कि विल को रजिस्टर करना बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। अगर आप जैसे नोटरी के यहाँ जाते हैं, नोटराइज कराते हैं, एक नॉमिनल 100 से 1000 के बीच में फी देते हैं, उतना ही फी आपका लगता है डिपेंडिंग ऑन जिस भी सिटी में आप हैं। तो ना तो ये कॉस्टली है। रही बात लीगल ओपिनियन की, पर्सनली मैं इसलिए ये सजेस्ट करती हूँ कि एक बारी जब आपने विल बना ली है, किसी को जिसको लॉ की जानकारी हो, एक बारी उनसे अगर आप प्रूफ रीड करवा लो कि मैंने ये विल बनाई, एक बारी आप इसको पढ़ के देख लीजिए ये ठीक तो है ना। क्योंकि कई बारी क्या होता है ना, हर शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं और आपके मृत्यु के बाद में कोई अपने दिमाग में तो झांक नहीं सकता कि आपके मन में क्या बात थी जब आपने वो शब्द लिखा। तो जस्ट टू अवॉइड इस तरीके की अम्बिग्विटी या इस तरीके की गलत फहमियाँ, हम सजेस्ट करते हैं कि एक बार अगर आप किसी से प्रूफ रीड करवा लें और उसके बाद उसको रजिस्टर करें तो बेटर रहता है। बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई लॉयर ने उसको पढ़ा हो या लॉयर के थ्रू ही वो लिखी गई हो। लास्टली, ये मुझे एक्चुअली लास्ट 1 साल के अंदर अंदर बहुत सी लोगों ने ये सवाल पूछा है कि हम अगर आज की तारीख में अपनी विल बना दें तो क्या मेरे सारे एसेट्स या प्रॉपर्टी आज ही उस पर्सन के नाम हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम इफेक्टिव डेट की बात करते हैं, दैट मीन्स विल किस दिन से एक्चुअली शुरू होती है, वो आपकी मृत्यु का दिन होता है। क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है तो एक तरीके से आपको डेथ सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना पड़ेगा कि अब ये पर्सन जीवित नहीं है, इसलिए हम इनकी विल को एक्सेस कर रहे हैं और इनकी विल में जो भी लिखा है उसके हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी का डिविजन कर रहे हैं। जब तक आप जिंदा है वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे सिर्फ और सिर्फ आपका ही अधिकार है। आप उसको जैसे भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। आप मान लो अगर आपने विल में वो प्रॉपर्टी किसी के नाम करी हुई हो पर वाइल यूर अलाइव आपने उसको बेच दिया, उसका भी हक है आपके पास में, वो लीगली ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे गिफ्ट डीड के थ्रू करिए, चाहे सेल डीड के थ्रू करिए, या जैसे भी उसको आगे किसी और को देना चाहते हैं। अब आती है रिक्वायरमेंट ऑफ अ मेडिकल रिपोर्ट। तो जो लॉ है उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा कि आपको एक साउंडनेस ऑफ माइंड का कोई सर्टिफिकेट देना पड़ता है। हाउएवर बहुत से सब रजिस्ट्रार ऑफिस, स्पेशली मुंबई में अगर आप जाएंगे अपनी विल रजिस्टर करने, तो ये रिक्वायरमेंट बहुत बार आती है। वो बोलते हैं कि आप कोई यहाँ के प्रैक्टिसिंग डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लेके आओ कि मेरा जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल ठीक है, मैं एकदम अपने होशो हवास में मैंने ये वसीयत लिखी है। तो इवन मतलब ये उनका रूल है एंड इसलिए जब आप रजिस्टर करवाने जाएंगे, एक अगर ऐसा आपके पास कोई भी जनरल फिजिशियन का और साइकोलॉजिस्ट का आपके साथ में ऐसा रिटन सर्टिफिकेट हो कि आई एम ऑफ साउंड माइंड, दैट मीन्स मैं अपने डिसीजंस ले सकती हूँ, ना तो मैं कोई दवाई के वश में हूँ, मतलब ऐसी कोई मेरी हैवी मेडिकेशन नहीं चल रही कि मैं ठीक से सोच नहीं पा रही, ना मेरी हेल्थ इतनी बुरी है कि मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रही। तो एक तरीके से जो हम बोलते हैं ना क्रेडिबिलिटी, आपकी वसीयत को एक क्रेडिबिलिटी मिल जाती है कि जब मैंने ये डिसीजन लिया इतना बड़ा अपनी प्रॉपर्टीज को किसी को देने का, मैं बिल्कुल ठीक थी, ना मेरे पे किसी का कोई किसी तरीके का मेंटल दबाव था, ना मैं उस दबाव में आके मैंने ये लिखा। तो अगर किसी स्टेट में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो भी आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर आप एक मेडिकल रिपोर्ट अरेंज कर सकते हैं तो करके ले जानी चाहिए। कुछ सर्टन सिचुएशन में जिसमें डेफिनेटली सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी आपसे मेडिकल रिपोर्ट की मांग करेगा, वो हो सकता है एडवांस एज, दैट मीन्स आप काफ़ी ओल्ड एज में है, या आपके बहुत नोन हेल्थ इश्यूज हैं कि आप रिपीटेटिवली बीमार पड़ते रहते हैं और मेडिकेशन पे ऑन एंड ऑफ रहते हैं। सेकंड हो सकता है जब आपको लगता है कि एक पोटेंशियल फैमिली डिस्प्यूट की सिचुएशन हो सकती है, जिस तरीके का भी घर बार का सेटअप हमको लग रहा है, तो भी अगर हमारा लीगली सब कुछ साउंड हो तो बेटर रहता है ताकि वो चैलेंज ना हो आगे जाके। अब होता है एक और लीगल टर्म की हम बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रोबेट। अब प्रोबेट क्या होता है? प्रोबेट एक ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है जो आपको हाई कोर्ट देता है आपके स्टेट का, जो आपके मरने के पहले ही बेसिकली
एक सेकेंड। हाँ, सो प्रोबेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जैसे मान लीजिए डेथ के अपॉन बाकी सब स्टेट्स में नेचुरली वो विल इफेक्ट में आ जाती है और डेथ सर्टिफिकेट दिखाते से ही आप उसका प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर देते हैं। इसका एक्सेप्शन है 3 जगह, जो है मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन 3 सिटीज में प्रोबेट की रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। क्यों मांगी जाती है उसका मैं एक्सप्लेन करती हूँ रीजन। इन 3 सिटीज में जब हम लोग ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किए गए थे, उस टाइम पे प्रेसिडेंसी रूल लगता था। तो यहाँ के अभी भी बहुत सारे पर्सनल लॉज ऐसे हैं जो कि डिफरेंट है बाकी दूसरे सिटीज एंड स्टेट से। इन पे कभी कभी स्पेशल लॉज लगाए जाते हैं। तो ये 3 सिटीज के अंदर अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है जो आप डिस्बर्स करने वाले अपनी विल में, तो नेचुरली आपको प्रोबेट की रिक्वायरमेंट भी मैंडेटरी हो जाती है। दैट मीन्स मान लीजिए मैं राजस्थान की निवासी हूँ, पर मेरा एक घर है बॉम्बे में जो मेरे को किसी को मेरी विल में देना है। क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी वहाँ पे सिचुएटेड है, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रोबेट के लिए मैं मतलब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और मेरे को प्रोबेट लेनी पड़ेगी। अब प्रोबेट होता क्या है, आप हाई कोर्ट के पास में जाते हैं, आप बोलते हैं कि ये मेरी ये विल है, मतलब आप इन द सेंस जिसकी विल है वो नहीं, क्योंकि ये डेथ के बाद में होता है। तो मान लीजिए आपका जो एग्जीक्यूटर होगा वो करेगा ये सब काम। तो वो एक विल की कॉपी लेके जाएंगे हाई कोर्ट के पास में, डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, उसके साथ में जो भी फी कोर्ट फी लगती है वो पे करेंगे, और वो बोलेंगे कि भाई योर ऑनर इनकी डेथ हो चुकी है, ये सारे प्रूफ मैं लेके आया हूँ, मैं ये प्रूफ भी लेके आया हूँ कि ये इनकी लास्ट नोन विल है, यही इनकी ओरिजिनल विल है, इसी के थ्रू डिसबर्समेंट होना है। इसके बाद में कोर्ट क्या बोलता है कि आप पब्लिक नोटिस इशू करिए। वो पब्लिक नोटिस में जैसे अखबार वगैरह में आप ऐड देते हैं, तो किसी को भी अगर ऑब्जेक्शन है इस विल पे, तो उनके पास वो पीरियड मिलता है जिसमें वो आके ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि ये विल सही नहीं है, कुछ से यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, ये सब वो टाइम पीरियड है। ये पब्लिक नोटिस का टाइम पीरियड जैसे ही समाप्त होता है, तो कोर्ट एक हियरिंग करता है, कोई भी अगर ऑब्जेक्शंस होते हैं तो उनको सुनता है और फिर अपनी कार्यवाही करके प्रोबेट ग्रांट करता है। वो जो हाई कोर्ट ऑर्डर लिखता है ना कि हाँ यही राइट विल है और इसी के थ्रू अब इसमें जो भी लिखा गया है कानूनी तौर से उसी के हिसाब से एग्जीक्यूटर प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर करेगा। तो उस चीज को जो जिस ऑर्डर में लिखा जाता है उसको हम प्रोबेट कहते हैं। सो यहाँ पे मेरा जो भी विल के रिलेटेड डिस्कशन था वो समाप्त हुआ। अब प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ विल के द्वारा ही ट्रांसफर नहीं की जाती। देयर आर डिफरेंट वेज जिसके थ्रू हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो नोन वेज है, लॉ में रिकग्नाइज वेज है, मैं एक एक करके आपको एक बेसिक उसका एक्सप्लेन करूंगी, ताकि कितनी बारी जब हम रजिस्ट्री के लिए जाते हैं, कितनी बारी हमको बोला जाता है इस पे साइन कर दो, हाँ इसके थ्रू ये हो जाएगा। अगर हम एटलीस्ट डॉक्यूमेंट का सिर्फ नाम भी पढ़ लेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट करने क्या वाला है हमारी प्रॉपर्टी के साथ में। तो पहला जो इसके अंदर है वो है आपका सेल डीड। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट करके एक लॉ बनाया गया है जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के तरीके वहां पे दिए गए हैं। किस तरीके से वो ट्रांसफर हो सकता है, कैसे उसकी फी पे करनी पड़ती है, कौन उसमें ट्रांसफर कर सकता है, ये सब कुछ उस लॉ के अंदर गिवन है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है वो लॉ, सो ऑफ कोर्स जब हम इस तरीके की डीड्स पे काम करें तो एक लीगल एडवाइस सीख करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्यूमेंट्स सेल्फ ड्राफ्ट हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सी चीजों का कानूनी तौर से ध्यान रखना पड़ता है। तो सेल डीड क्या होती है? जैसा नाम सजेस्ट करता है, इसके थ्रू आप कोई भी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। जब मैं प्रॉपर्टी की बात करती हूँ तो सेल डीड में आप केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाई जा सकती, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको, बिल्डिंग हो गई, आपका लैंड हो गया, इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज है वो सेल डीड के थ्रू जाती है। तो मान लीजिए कोई आपके नाम पे लैंड है, अब वो किसी और के नाम पे करनी है, अगर ड्यूरिंग आपकी लाइफ टाइम में ही करनी है, विल तो तब आएगी जब आपकी डेथ हो जाएगी। और मान लो जब मैं जिंदा हूं, मुझे उसी टाइम पे मेरी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करनी है, तो मैं सेल डीड यूज करूंगी। इसके बदले ये सेल डीड में क्या होता है ना, आपको इसके बदले में एक कंसिडरेशन मिलता है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ पैसा आपने लिया होता है। अगर पैसा नहीं है उसके अगेंस्ट है, मान लो उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर है पर पैसा नहीं आया, तो ये सेल डीड कानूनी तौर से गलत सेल डीड है, ये वॉइड मानी जाती है। मतलब इसको कहने का मतलब कोर्ट कभी भी रिकग्नाइज नहीं करेगा। सेल डीड को मैंडेटरीली रजिस्टर कराना जरूरी है, दैट मीन्स कंपलसरी है कि आप जाके अपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस के साथ में इसको रजिस्टर कराएं।
वही विटनेसेस की रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप विटनेसेस रखिए, उनका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दीजिए, अपना स्वयं का आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दीजिए, सिग्नेचर करिए, एक कॉपी वहां रहेगी ऑफिस में और एक कॉपी आपके पास रह जाएगी। सेकेंड फॉर्म ऑफ ट्रांसफर, गिफ्ट डीड। ये सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल की जाती है। ये एक तरीके से जो पुश्तैनी ज्वेलरी आगे से आगे हम देखते हैं कितनी बारी, जैसे आप देखते हैं शादी के टाइम पे मदर्स अपनी ज्वेलरी अपनी बेटियों को देती हैं, पर कोई ऐसा सेट डॉक्यूमेंट नहीं है, ना तो कोई ऐसा है कि आपने उसके लिए कोई पैसा दिया है उनको। इट्स आउट ऑफ लव, राइट? वो आपसे प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं उनका एक हिस्सा, चाहे फाइनेंशियल तरीके से देना चाहें, चाहे वो आपको आउट ऑफ लव दे रहे हैं, बट बिना कोई पैसे की डिमांड के वो आपको वो देना चाहते हैं। तो ज्वेलरी हो गई, किसी के नाम, किसी के पेरेंट्स कभी उनको घर देते हैं, तो इसमें मतलब क्या हुआ, आपने अपनी पॉकेट से उसके लिए पैसा नहीं दिया, वो आपको एक गिफ्ट के तौर पे आया। तो इसको जब हम रजिस्टर करते हैं, इसको हम गिफ्ट डीड के थ्रू करते हैं। अगर इसके अगेंस्ट कोई भी मान लीजिए पैसा दिया गया होता है, तो ये गिफ्ट डीड को अगेन वॉइड माना जाता है, बिकॉज गिफ्ट इज ऑलवेज आउट ऑफ लव एंड गुडविल। रजिस्ट्रेशन इसका भी मैंडेटरी है, इसके बाद ही इसको एक तरीके से हम लीगली एक दस्तावेज के तौर पे कहीं पे भी दिखा सकते हैं कि ये मेरे को इसलिए मिला है क्योंकि ये गिफ्ट डीड के थ्रू आया है। अगर आपने इसके अगेंस्ट स्टैंप ड्यूटी क्या हो गई, एक तरीके से आपने जब उसको रजिस्टर करने के लिए जो पैसा दिया गवर्नमेंट को, हम उसको स्टैंप ड्यूटी के नाम पे बोलते हैं। तो जब तक वो स्टैंप ड्यूटी वगैरह आप पे नहीं करते, गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज नहीं करेगा। जब तक गवर्नमेंट के पास में उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो लॉ उसको रिकग्नाइज नहीं करेगा। और कल को जाके वो जो गिफ्ट में आया है, वो हमेशा कंटेस्ट होता रहेगा कि आप देखिए इसका एक्चुअल पेमेंट किसने किया था, तो ये प्रॉपर्टी इनकी कैसे हो गई। सो एक गिफ्ट डीड भी, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी एग्जिस्टिंग ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी है, जो आप आगे जाके अपनी विल में भी किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आपके पास में उसकी रजिस्टर्ड एक गिफ्ट डीड हो। आप पुरानी गिफ्ट डीड को भी, मतलब पुराने गिफ्ट को भी आज की डेट में जाके रजिस्टर करा सकते हैं, ऐसा लॉ कहीं पे भी आपको नहीं रोकता। इससे क्या होता है ना, कल को कोई अगला आके वो प्रॉपर्टी को कंटेस्ट नहीं करेगा कि इनके पास तो हक ही नहीं था, इन्होंने किस बुनियाद पे जाके ये जो प्रॉपर्टी है इनको अपनी वसीयत में जाके किसी और को दिया। तीसरी चीज हो गई पार्टीशन डीड। अब बहुत लोग पार्टीशन को एक बहुत नेगेटिव टर्म से देखते हैं, मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि पार्टीशन हमेशा एक नेगेटिव चीज नहीं होता। कभी कभी किसी प्रॉपर्टी में किसका कितना शेयर है उसको सही से डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक लीगल पर्सपेक्टिव से भी। क्योंकि आज नेचुरल सी बात है, अगर मान लीजिए कोई 3 भाई है, उन 3 भाई के साथ में कोई प्रॉपर्टी है, पर तीनों भाइयों के जो बच्चे हैं जिनको या वाइव्स है वो तो अलग है, उनको अलग से ही प्रॉपर्टी जाएगी। तो जब उनकी डेथ होगी तब तो नेचुरल सी बात है कि ये डिविजन करना ही पड़ेगा। उसी बेसिस पे उनको 1/3 1/3 1/3 या जिस भी तरीके से उनका प्रॉपर्टी राइट है उसमें वो डिविजन जाएगा। तो ये अगर लाइफ टाइम में हो जाए, जबकि ऑन पेपर एटलीस्ट लिखा हुआ हो कि आज मेरा इतना हक है इस प्रॉपर्टी पे, उसका इतना हक है, उसका इतना हक है, तो जब हम उसके बाद में उसका कोई भी सेल डीड बनाते हैं, या चाहे गिफ्ट डीड बनाते हैं, या चाहे उसकी हम विल में उसको लिखते हैं, तो एक बहुत क्लियर मेंशन हो सकता है और वो चैलेंज नहीं हो पाता, क्योंकि हमको एग्जैक्टली पता है इतना उनका हक था, उनका ही हक मेरे पे आया, इसलिए मेरा इतना हक बनता है। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्म हो गया वो हो गया लीज डीड। अब लीज डीड क्या होती है, एक तरीके से जो, अगर मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में इसको बोलूं, तो एक लॉन्ग टर्म रेंटल अग्रीमेंट को हम लीज डीड मान सकते हैं। रेंटल अग्रीमेंट जैसे 1 साल के अंदर अंदर अगर हम कुछ बनाते हैं तो उसको हम रेंटल अग्रीमेंट बोलते हैं। अगर 1 साल के ऊपर के ड्यूरेशन के लिए अगर हम कुछ बनाते हैं तो हम उसको लीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है, मान लो मैंने मेरे घर में घर को लीज किया, तो प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो तो मेरे पास ही रहेगी। दैट मीन जो इसके ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, इसके रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स हो गए, वो सब मेरे हाथ में रहेंगे, उस पर मेरा नाम रहेगा। बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लीज डीड कोई उसमें रह सकता है आके, या मान लीजिए उस घर में कोई अपना कुछ व्यापार चला रहा है, जो भी कर रहा है, आपने जिस भी पर्पस के लिए लीज साइन करी है वो लिख देते हो। आप 1 साल की भी कर सकते हो, 3 साल की भी कर सकते हो, 10 साल की भी कर सकते हो, आपका जैसा मन। आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई एवरी 1 ईयर मैं इसको रिन्यू करती जाऊंगी, तो वो भी एक ऑप्शन है। लीज डीड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है जिसको हम टर्म क्लॉज बोलते हैं। बहुत बहुत बारी, और मैंने काफी सारे केसेस ऐसे हैंडल किए जहाँ पे ना लोगों के साथ में वहीं पे फ्रॉड हो जाता है। आप ऊपर पढ़ लेते हैं कि लीज डीड है, मेरे को केवल कुछ समय के लिए इसको रेंट पे देना है,
पर जो टर्म क्लॉज है उसमें लिखा है इनडेफिनिट पीरियड या 99 ईयर्स लिखा है फॉर एग्जाम्पल। अब वो लोग कितनी बारी ना, ये एक तरीके से ना लोगों को फ्रॉडुलेंटली मतलब ठगने का एक तरीका है कि कौन इतना डेप्थ में जाएगा, कौन उन हर क्लॉज को पढ़ेगा। आज 40-40 पेज के ये लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई नहीं पढ़ता। बट टर्म क्लॉज हमेशा पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वर्ड इनडेफिनिट या 99 ईयर लीज ये कहीं भी दिखता है, आप उस पर कभी साइन मत कीजिए, क्योंकि एक तरीके से आप समझिए आपने ओनरशिप ही दे दी है उस प्रॉपर्टी की। तो लीज डीड के नाम पे वो पर्सन आपसे वो प्रॉपर्टी लेके ही चला गया, एंड इंस्टेड ऑफ अगर आप उसको सेल की तरह देते तो आप एक भारी उससे रकम उठाते, राइट। बट अभी क्योंकि आपने लीज डीड के माध्यम से उनको दे दिया है, तो उन्होंने सिर्फ आपको जो रेंटल अग्रीमेंट का पेमेंट था उतना कर दिया। वो प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं वो 100 साल तक आप इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ये है रेलिंक्विशमेंट डीड। रेलिंक्विशमेंट डीड क्या होता है? एक तरीके से वॉलंटरी डीड होती है। इसका मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए ये घर, ठीक है, हो सकता है मेरे डैड ने मेरे भाई सबके हिसाब से बनाया हो। कहीं ना कहीं शायद मेरे डैड चाहते भी हो कि इवेंचुअली मेरे को मेरा हक या मेरे भाई को उनका हक मिले इसमें, ठीक है। अब मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मतलब ये घर मेरे भाई का ही रहे। मेरे को अगर है कि चलो मेरे को शादी करके किसी और घर जाना है, मुझे पता है शायद मैं वही रहूंगी, मैं पर्सनली नहीं चाहती कि ये मेरे डैड ये घर मेरे को दे। तो रेलिंक्विशमेंट डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू मैं ये लिख सकती हूँ कि ये घर में मैं जानती हूँ लॉ के हिसाब से मेरा हक बनता है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा हक मेरे ब्रदर में ही रहे एंड मेरा भाई इस प्रॉपर्टी का 100% ओनर बन जाए। तो ये अगर आप करना चाहें, इसके लिए अगेन ये वॉलंटरी आप करना चाहें तो करिए। एज पर लॉ तो आपका हक बनता ही है, तो आप चाहे तो आप क्लेम भी कर सकते हैं, बट इट्स अ पर्सनल चॉइस। तो रेलिंक्विशमेंट डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें अगर कोई भी प्रॉपर्टी में हमारे जॉइंट शेयर होते हैं, मेजरली लोग ऐसे फैमिली रिलेशंस में ही करते हैं। बहुत रेयरली होता है कि विदाउट फैमिली आप अपना शेयर बिना किसी मनी के आप देना चाहेंगे किसी को। तो यूजुअली फैमिली में हम ये करते हैं, डिस्प्यूट ना रहे, एक तरीके से एक हंसता खेलता परिवार रहे, तो आप ये डीड यूज कर सकते हैं। अब हो गई एक्सचेंज डीड। बहुत बारी क्या होता है, जैसे मान लीजिए पुराने टाइम पे कितने प्लॉट्स होते थे, एक एक करके ऐसे प्लॉट्स ले लिए जाते थे एंड ऐसे कर दिया जाता, अच्छा ये प्लॉट इसके लिए है, ये प्लॉट इसके लिए, ये प्लॉट उसके लिए। अब हो सकता है मेरे डैड ने मेरे लिए लिया हो प्लॉट दिल्ली में, मैं पहुंच गई बॉम्बे रहने, हो सकता है जो बॉम्बे वाला प्लॉट है वो किसी और के नाम पे है। अब मैं पूरी सेल डीड बनाऊं, गवर्नमेंट को इतना पैसा दूं और बार बार ये डॉक्यूमेंट्स बनाऊं दो प्रॉपर्टी के लिए, उससे क्या बेटर है मैं एक ही डॉक्यूमेंट बनाऊं जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज डीड। मैं ये प्रॉपर्टी आपको दे रही हूँ, आप ये प्रॉपर्टी मेरे को दे दीजिए, हम कोई एक दूसरे को इसके अगेंस्ट पैसा नहीं देंगे, बस एक तरीके से बार्टर हो गया, मतलब एक्सचेंज हो गया। इसको हम एक्सचेंज डीड बोलते हैं। तो इसके थ्रू बहुत लोग अपनी जो प्रॉपर्टीज है इसको ऐसे एक्सचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हो गया ट्रस्ट डीड। कभी कभी हम जो अपनी प्रॉपर्टी है इसको रादर देन एक एक करके ट्रांसफर करने के बजाय हम चाहते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हमारे एक तरीके से बेनिफिशरीज हो गए, इनको हमने आइडेंटिफाई किया है। मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी प्रॉपर्टीज एक कॉर्पस में आ जाए और वो कॉर्पस उसका ध्यान रखे और इनकी जो नीड्स है वो पूरी होती जाए। तो ये जो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप एक ट्रस्ट बनाएंगे और वो ट्रस्ट के थ्रू पे आगे वो प्रॉपर्टीज उनके बेनिफिट के लिए यूज होती रहेगी, उसको हम ट्रस्ट डीड कहते हैं। इसके लिए जो लॉ है वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट नहीं है, इसको इंडियन ट्रस्ट एक्ट करके जो एक लेजिस्लेशन है वो गवर्न करता है। ट्रस्ट डीड के क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कॉम्पोनेंट होना जरूरी है, अलग अलग जो टर्म्स यूज करी जाती है जैसे ग्रांटर हो गया, ट्रस्टी हो गया, बेनिफिशियरी हो गया, इनके क्या मीनिंग्स है, ये सब कुछ उस कानून के तहत मेंशन्ड है। और अगेन आई वुड सजेस्ट फॉर दीज डॉक्यूमेंट्स एक लीगल एक्सपर्टीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा मॉर्टगेज डीड। सो मॉर्टगेज डीड के भी अंदर क्या होता है ना, प्रॉपर्टी का जो एक्चुअल ओनरशिप है वो तो आप ही के ही पास में रहता है, पर आप उस प्रॉपर्टी में मिलने वाले जो इंटरेस्ट है उसमें से कुछ इंटरेस्ट मॉर्टगेज कर देते हैं। जस्ट टू एक्सप्लेन इट, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक घर है एक लैंड पे, अब मैंने वो घर को मॉर्टगेज करना है टू गेट सम मनी फ्रॉम द अदर पर्सन। अब इस घर पे मान लीजिए मेरे को रेंटल इनकम भी आ रही है, इस घर पे हो सकता है आधा घर मैंने रेंटल इनकम पे चढ़ा रखा हो, आधा घर में शायद मैं खुद पर्सनली रह रही हूँ, हो सकता है इस घर पे और कोई बिजनेस चल रहा है जो मेरे को कुछ और भी बेनिफिट दे रहा हो। तो मैंने मेरी मॉर्टगेज डीड में ऐसा लिख दिया कि सिर्फ जो घर की रेंटल इनकम है ना वो एवरी मंथ आपको आएगी, इसके अलावा जो भी बाकी कुछ घर में हो रहा है उस पर मेरा अधिकार है।
एंड वो मैं जैसे करना चाहती हूँ मैं वैसे ही करूंगी। सो जब प्रॉपर्टी में मतलब प्रॉपर्टी में से मल्टीपल चीजें हो रही है और किसी एक ही चीज को आप किसी और के फेवर में देना चाह रहे हैं कानूनी तौर से, तब आप मॉर्गेज डीड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही मॉर्गेज पीरियड खत्म हो जाता है या जो कंडीशन लिखी है कि मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए उठाया था इस मॉर्गेज के अगेंस्ट, जिस दिन मैं आपको 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ में वापस करूंगी, ये मॉर्गेज ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा। तो आप वो कर सकते हैं। मॉर्गेज भी बहुत तरीके के होते हैं। इंडियन लॉ के हिसाब से 6 तरीके के मॉर्गेज है। मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत टेक्निकल हो जाएगा, बट कई टर्म्स है जैसे इंग्लिश मॉर्गेज हो गया, उसफैक्टरी मॉर्गेज हो गया। आपका जिस तरीके का पर्पस है मॉर्गेज का, उस तरीके की मॉर्गेज डीड चूज करना भी इम्पोर्टेंट है। अब एक जो लॉ आता है, आई डोंट नो कितने लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इट्स कॉल्ड द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। अब इसको आप एक तरीके से ये बोल लीजिए कि कहीं ना कहीं हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे फादर्स ने कुछ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया था, उन्हीं के थ्रू शायद हमारी मदर्स ने उनको इनहेरिट किया, एंड फिर हो सकता है उन मदर्स के थ्रू बच्चों तक वो प्रॉपर्टीज पहुंची। बहुत बारी लॉ में टैक्स फ्रॉड के चक्कर में या लीगल जो कंप्लायंस है उसको कहीं ना कहीं सर्कमवेंट करने के लिए, या उसको उनको नहीं पालन करना था तो उसको कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन करने के लिए ये बेनामी ट्रांजैक्शन लोग करते थे। दैट मीन्स पैसा तो मैं लगा रही हूँ पर किसी और के नाम पे मैंने खरीद ली। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पता लगा था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए गवर्नमेंट ने फ्री लैंड एलोकेशन किए थे, उसमें फॉर एवरी 1000 लैंड 100 लैंड, राइट, 100 लैंड डॉगीज के नाम पे रजिस्टर्ड थी। मतलब पेट्स के नाम पे लोगों ने लैंड खरीदी है। पेट्स के नाम पे आधार कार्ड मतलब वहां पे लगे हुए हैं, ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये जो पूरा स्कैम हुआ, तब जाके ये एक्ट के ऊपर बहुत ही सख्त कार्रवाई भी की गई कि क्यों ये इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। और इस चक्कर में क्या हुआ ना, बहुत सारी जो महिलाएं थी जिनके पास में प्रॉपर कागजात नहीं थे टू शो कि मैंने इस प्रॉपर्टी का पेमेंट किया, या ये विल के थ्रू या इसके थ्रू मेरे पास आ गई, बस मैं तो यहाँ रह रही हूँ, मेरे को तो बोला है ये मेरा घर है तो मैं तो बस यहाँ रह रही हूँ। उस चक्कर में बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जो डिस्प्लेस हो गई अपने घरों से। तो इसके तहत अब क्या हुआ है ना, देयर इज अ प्रॉपर क्लॉज जो क्या डील करता है कि अगर एक महिला के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है एंड चाहे उसका पेमेंट भले ही वो महिला ने नहीं किया हो सकता है उनके पति ने किया हो या उनके फादर ने किया हो, बट वो महिला वहां रहती है और उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी है, तो वो लीगली उन्हीं की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो एक ये लॉ में एक्सेप्शन बनाया गया ताकि जो महिलाएं थी जिनको अपने हक के बारे में पता नहीं था, वो अपने घरों से बेघर नहीं हो जाए। सो कोई भी अगर आपके पास है, मान लीजिए ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका कोई आपके पास टाइटल डीड आज की तारीख में नहीं है पर वो प्रॉपर्टी आपकी है, तो एक तरीके से एक सर्च चालू करिए कि किस लीगल फॉर्मेट के थ्रू आप उसकी ओनरशिप एक तो क्लेम कर सकते हैं, एंड उसी के बाद में उसको अपनी विल में डालिए ताकि वो आगे जाके फिर कन्फ्लिक्ट नहीं बने कि ये प्रॉपर्टी इसमें क्यों लिखी गई है। बहुत बढ़िया साक्षी। अब मैं हाँ जी अब मैं बस अब मैंने प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात कर लिया। अब मेरा जो लास्ट सेगमेंट है दैट इज जस्ट अबाउट एक तरीके से इनहेरिटेंस एंड मेंटेनेंस राइट्स। तो आज जो समाज में हम रह रहे हैं, हमने एक्सपीरियंस किया है कि पहले हम डिवोर्स जब सुनते थे एक बहुत बोलते ना टैबू टॉपिक लगता था कि डिवोर्स तो होता ही नहीं है, या हमारे घरों में तो डिवोर्स नहीं होता। डिवोर्स के बहुत से कारण भी हो सकते हैं एंड हम और आप उस पोजीशन में नहीं है कि हम उस घर की हालत जज कर पाए कि क्यों डिवोर्स हुआ होगा। पर कितनी बहनें हैं जो इससे इतनी फाइनेंशियल ट्रबल में आ जाती है, तो हमारे लॉ ने वो भी रिकग्नाइज किया है कि जिस भी रीजन से, मान लीजिए आज सब सोचते तो ये कि शादी लंबी चले, बट अगर किसी भी कारणवश वो शादी टूटती है और वो वुमेन एक तरीके से ऑन हर ओन मतलब इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो उसके पास में उस टाइम पे क्या राइट्स है, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड हो गए, चाहे वो मनी रिलेटेड हो गए। हो सकता है कितनी बारी बच्चों की कस्टडी महिला के पास ही आती है, कैसे उन बच्चों को पालेंगी, कैसे उनका पालन पोषण करेगी, उनको एक अच्छी परवरिश देगी। तो जो हमारा लॉ है, क्योंकि यहाँ पे आज हमारी सारी माहेश्वरी बहनें ही जुड़ी हैं, तो हमारे पे जो एक्ट लगता है इट इज एक्चुअली द हिंदू मैरिज एक्ट एंड द हिंदू सक्सेशन एक्ट।
लॉ रिलीजन के हिसाब से बनाए गए हैं इन पर्सनल चीज़ों को लेके। तो हमारी शादी हो गई, हमारे इनहेरिटेंस हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल लॉ से गवर्न होती है। इन लॉ के तहत क्या है, लॉ ने हमको एक राइट दिया है कि अगर मान लीजिए डिवोर्स हो गया और आप फाइनेंशियली केपेबल नहीं है, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी या एसेट नहीं है कि आप अपना घर चला पाएँ या अपने बच्चों को पाल पाएँ, तो जो आपके एक्स हस्बैंड है, आप उनसे एक मेंटेनेंस ले सकती है। ये हमारा जो लॉ है, इसके तहत आप जाके फाइल भी कर सकती हैं। बहुत सी बारी आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट हो जाता है कि मेरे को महीने का इतना अलाउंस चाहिए, इसका ये रीज़न है और आपको ये देना पड़ेगा। तो एक मेंटेनेंस राइट को समझना कि इससे मेरा हक है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड इसमें आप जो भी माँग रहे हो आपके हक की बात है। इसमें कुछ ये बात नहीं है कि कोई लड़ाई लग रही है या मान लीजिए कि कि कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस कि ये राइट आपके पास में है और आप ये क्लेम कर सकते हैं। बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में होएगा कि जब अगला पर्सन आपको ये नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है अगर वो ये नहीं दे, उनको जेल तक भी हो सकती है इसके लिए, आपका अगर ये मेंटेनेंस वो ना दे। सेकेंडली जो है इनहेरिटेंस राइट। अब मान लीजिए दो हम कहते हैं कि आप वसीयत बनाइए, हर चीज़ का एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन रखिए, उसको आप रिटन फॉर्म में रखिए ताकि सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं हो, कहीं न कहीं उसका एक लिखित प्रमाण पत्र है। बहुत से लोग नहीं भी करते। अब उन केसेस में जब डेथ हो जाती है, तो जो सक्सेशन एक्ट है, वो लागू हो जाता है। अब उसके तहत क्या हो जाता है, सब कुछ इक्वली डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे भी बहुत सी महिलाओं को एक गलतफ़हमी होती है, उनको लगता है कि हमारी राइट यहाँ पे नहीं है, हमारी तो शादी हो गई, हम तो अब उस घर में चले गए, मेरा तो लीगली नाम भी बदल गया, मेरा सरनेम ही बदल गया, तो मेरा क्या राइट रह गया मेरे फादर की प्रॉपर्टी में? बट ये ऐसा नहीं है। 2005 में हिंदू सक्सेशन जो एक्ट था ना, इसको गवर्नमेंट ने वापस से अमेंड किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा रूल निकाला कि ऐसा नहीं होता है। कितनी बारी ऐसा भी हो जाता है कि भाई 2 डॉटर ही रह गई, अब कैसे आप उस प्रॉपर्टी को डिवाइड करोगे? उस रूलिंग में ये कहा गया कि जो भी डॉटर है, उसका भी इक्वली राइट है उस प्रॉपर्टी में जितना कि बेटे का है। तो चाहे भले उनकी शादी हो गई हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, इक्वल राइट इन दैट प्रॉपर्टी। तो ये एक जो अमेंडमेंट है, ये बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता। आज भी लोगों को लगता है कि शादी बाद हमारी ये राइट्स चली जाती है। तो दैट इज़ व्हाई आई थॉट कि मैं एक बार ये इसके बारे में डिस्कस करूँ कि मैरिड डॉटर्स भी इक्वली हकदार होती है अपने फादर की प्रॉपर्टी में और मदर की प्रॉपर्टी में। एक और वर्ड आपने शायद बहुत बारी सुना होगा, इसको हम को-पार्टनर कहते हैं। को-पार्टनर अगर हम बहुत लेमन भाषा में समझे तो लीगल हेयर हो गया। तो जब हम प्रॉपर्टी के बारे में जब हम उसको डिवाइड करते हैं ना इनहेरिटेंस के हिसाब से, हम ये को-पार्टनर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट में को-पार्टनर देखें, कितने बारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इस तरीके के टर्म देखें, तो ये बहुत नॉर्मल लीगल लिंगो है जो कि हर डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। इसका मतलब है कि हम एक संयुक्त परिवार है, हमारे ये परिवार के निवासी हैं। लॉ के हिसाब से वैसे सबको ये इक्वल राइट मिलता है क्योंकि हमारे को-पार्टनर है, पर मैं मेरा डिवीज़न ऐसे करना चाहता हूँ। सो दैट मीन्स अगर लॉ में भले ही लिखा है कि 1/3 1/3 1/3 सबको जाना है, आपको जो विल है, वो एक्चुअली उसको ओवरराइड करता है। तो मैं लिख सकती हूँ कि नहीं, मैं मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे को ही देना चाहती हूँ और या मतलब मान लो सारी ज्वेलरी मैं मेरी बेटी को ही देना चाहती हूँ, पर मेरा घर मैं मेरे बेटे को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि आप उसके लीगल ओनर हो। इसलिए अगर अपनी लाइफ टाइम में आप एक वसीयत बना देते हैं, तो ये वाले डिसीजन फिर आपके रहते हैं, ना कि कानून में जो लिखा है उसके हिसाब से होते हैं। तो काइंड ऑफ समिंग इट अप, जो ये टर्म हमने चूज़ किया है ना, आपकी संपत्ति, आपका अधिकार, तो जो आपकी संपत्ति है, अगर आप एक्चुअली में चाहते हैं कि उस पे आपका अधिकार हो और आपके अधिकार के तरह ही उसको आगे ट्रांसफ़र किया जाए या जैसा आप डिसाइड करते हैं वैसे ही वो आगे उसका यूसेज हो, किसी गलत हाथों में ना पड़े एंड जिसको ज़रूरत है उसके हाथ में वो प्रॉपर्टी पहुँचे। तो अपना अधिकार को एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ सेइंग, एवरी राइट नॉट एक्सरसाइज्ड इज़ द ग्रेवेस्ट इनजस्टिस इन द वर्ल्ड। इसका कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आपको अधिकार दिया और अगर आप उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करते, उस अधिकार को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते, तो सबसे बड़ी गलती आप ही करते हैं। तो इसी के साथ में आई वुड लाइक टू स्टॉप इट हियर। आई वुड जस्ट क्विकली गो थ्रू, आई विल राइट इट इन द चैट बॉक्स आल्सो, जस्ट सो दैट अगर किसी से कोई टर्म मिस हो गई हो, तो मैं बस लिख देती हूँ कि हमने क्या-क्या टॉपिक डिस्कस किए थे।
ताकि क्योंकि ये टर्म थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है कभी कभी समझने में। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन है तो अब आप मेरे को पूछ सकते हो। ओके, डन। अगर आप लोग कोई सब किसी देख को पा रहे कुछ हैं ना? पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए या हैंड रेज कर दीजिए। हमारे पास में आई थिंक क्वेश्चन है पुष्पांति से। हाँ, हाँ, साक्षी जी, मैं एक बात पूछ रही थी। दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो आपने वो बोला कि 18 साल का भी जो होता है उसके भी नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है और उसका विल बन सकता है। लेकिन मैंने एक परिवार में ऐसे देखा, मेरे बहुत नजदीक परिवार में, कि ऐसे जो पिताजी अपने टैक्स बचाने के लिए वो अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हैं उस समय। वो मतलब इतना भी समझदार नहीं होता है, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी जब शादी हो जाती है और एक पिता के 4 बच्चे हैं, तो वो बच्चा अपना अधिकार उस प्रॉपर्टी पे जमा लेता है। उसने तो, पिता ने तो टैक्स के लिए किया, और उससे पूरा परिवार बिखर जाता है। फिर सब भाइयों के आपस में अनबन, सब परिवार में अनबन, वो प्रॉपर्टी के लिए। तो उसके लिए क्या है लाभ है? तो इसके लिए अब क्या करा जा सकता है ना, रादर देन गिविंग द प्रॉपर्टी, मतलब जैसे इसमें डायरेक्टली बच्चे के नाम पे की, तो मैंने आपको जो बोला था 18 साल का होना जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी अपने नाम पे होने के लिए, पर 18 साल का होना जरूरी है खुद की विल बनाने के लिए। क्योंकि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी करने का डिसीजन मेरा नहीं था, मेरे फादर का था जो 18 साल के थे। तो एज पर लॉ तो वो ट्रांजैक्शन ठीक हो गया। पर ये जो 5 से इनको स्टॉप करने का तरीका क्या हो सकता है ना, रादर देन किसी पर्सन के डायरेक्टली नाम पे करने के बजाय आप एक ट्रस्ट बनाइए और ट्रस्ट में वो प्रॉपर्टी डालिए। और इसमें अपन कैसा, ट्रस्ट में अपन ऐसा क्लॉज भी डाल सकते हैं कि आज की तारीख में मेरे 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, कल को अगर कोई और बच्चा भी होता है उसका भी इक्वल अधिकार होगा इस प्रॉपर्टी में। आप इस तरीके के क्लॉजेस, सो ये उन सिचुएशन से डील करने के लिए होते हैं जहाँ पे हमको आज सर्टेनिटी नहीं है कि कल क्या होगा। जैसे जब मैंने मेरी अगर वसीयत बनाई, ठीक है, और मैंने बनाई जब मैं मान लीजिए 20 साल की थी, अभी ना मेरी शादी हुई ना मेरा कोई बच्चा है, पर नेचुरली मैं चाहती हूँ कि कभी शादी हो कभी बच्चे हो, तो मैं मेरी विल में कैसा क्लॉज डाल सकती हूँ कि मेरे जिस दिन पे मेरी डेथ हुई उस दिन पे मेरे जितने बच्चे अलाइव होंगे तो उनके हक में ये होगा, ऐसा। ये तो जब भी जितने कानून और अभी नई नई चीजें आ रही है, इतना ज्ञान भी अभी आ रहा है, पहले नहीं था। लेकिन ऐसे मैंने नहीं, परिवार को बर्बाद होते हुए देखा है कि एक जी दूसरे का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं, पूरा परिवार जी बिखर गया इन जी प्रॉपर्टी के चक्कर में। चलिए, अभी दूसरी बात एक है कि जैसे किसी जगह में आप रह रहे हैं, कोई चीज आपने किसी से रेंट पे ली है और उसका एग्रीमेंट भी किया कुछ समय के लिए, उसका कोई मालिक आके देखता नहीं है, और आज उसको हो जाता है 45 इयर्स, 50 इयर्स हो जाता है उसको। पहले कोई मैनेजर होता है, आके ले जाता था, वो आपकी जो उसकी से रेंट लेके जाता था, जो भी रसीद कट जाती थी। उसके बाद वो मैनेजर भी आना बंद हो गया, कोई मालिक कांटेक्ट में कुछ नहीं है। उस प्रॉपर्टी में रहने वाले के क्या हक में आता है फिर वो? तो अच्छा, वो इसका टैक्स जो भी जो जवाब रह है रहा ना, है, प्रॉपर्टी टैक्स भी वही इंसान भर रहा है जो उसमें रह रहा है। तो ये वाला जो सवाल है इसके एक्चुअली 2 भाग हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, पोजेसिव राइट्स। पोजेसिव राइट का मतलब क्या हो, क्योंकि आप वहां रहते हैं उसके तहत लॉ आपको कुछ राइट्स देता है, ठीक है।
पहले के टाइम पे क्या होता था ना, बहुत बारी ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट भी नहीं करते थे ये दिखाने के लिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। अब तो फिर भी टाइटल डीड मिल जाती है, पहले नहीं हुआ करती थी। आज हमारी पुश्तैनी मतलब जो घर है उसका कोई ऐसा लीगल शायद डॉक्यूमेंट नहीं होएगा। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आप 20 साल से ऊपर उस जगह में रहते हैं, वो उसका प्रूफ दिखा पाए। उसका प्रूफ क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी बिल वो आपने ही भरा होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स आपने ही दिया होगा, इन सब के नाम पे आपकी लीगली डॉक्यूमेंट्स है जिसकी पर्ची मतलब जिन पर्ची पे आपके नाम से पर्चियां कटी है, वो सब आप रेंटल एग्रीमेंट बना हुआ है। नहीं, मैं बोल रही हूँ जहाँ पे अगर वो अग्रीमेंट भी ना हो, मैं बोल रही हूँ कि आप कानून में जब ये दिखाते हैं कि मेरे पास ये प्रूफ है कि पिछले 20 साल प्लस से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो अब अगर कोई भी और पर्सन आके उसके अगेंस्ट राइट क्लेम करता है, तो मेरी राइट उसके मतलब मेरा जो अधिकार है वो उसके अधिकार के ऊपर कहलाता है लॉ में। इट इज कॉल्ड पोजेसिव राइट्स। तो ये लॉ रिकग्नाइज करता है। इसका सिर्फ जो एक तरीके से बोलते ना तोड़, वो ये है कि अगर कोई ऐसा पर्सन आ जाए जिसके पास में टाइटल डीड हो जाए उस मतलब उस प्रॉपर्टी की, दैट मीन्स ये पोजेशन आपका शुरू से ही इलीगल था, ये लीगली तौर से आप रहे ही नहीं। सिर्फ वो पर्सन ही इकलौता पर्सन है जो आपको उस प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं डिस्प्लेस कर सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है लॉ में जो आपका उस हक को आपसे छीन पाए। तो अगर इसमें अगर सजेशन की हम बात करें, इसमें अगर मैं सजेशन की ये हम बात पूछ रही करें, थी। हाँ, हाँ हाँ हाँ। तो रेंट नहीं, एग्रीमेंट में हमको क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह होते हैं ना, ये बहुत क्लियरली अगेन डिफाइंड है। जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट भी है ना, उसमें भी लिखा है कि कौन बेयर करता है। तो अगर आपको लगता है कि कल को ये तो उठ के चले जाए, कल को क्या क्या पता ऐसा लग जाए कि जिसने आपके साथ रेंटल एग्रीमेंट किया हो वो तो एक्चुअल ओनर ही नहीं था। तो ऐसा भी हो जाता है ना, आपको क्या पता, आपको तो उसे दिखा है ये घर मेरा है, कल को मान लो 2-3 साल बाद पता पड़ रहा है घर तो उसका था ही नहीं, ऐसा तो गलती से आपको मतलब ऐसे ही फ्रॉड के हिसाब से कर दिया। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन इंडेमनिटी क्लॉज। ये अपने रेंट एग्रीमेंट में जरूर से डालें। इसमें क्या होता है ना कि अगर इन सालों में जितने साल के लिए मेरा रेंटल एग्रीमेंट है, उस साल के तहत कोई भी आके ये बोलता है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, या मैं इलीगल पोजेसर हूँ, मेरे को यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, या मेरे से कोई पैसे की डिमांड करता है, या मेरे को उसके तहत कोई भी लीगल प्रोसीडिंग का नुकसान होता है, मॉनेटरी नुकसान होता है, उसकी सारी भरपाई आप करोगे, ऐसा आप लिख सकते हैं। इट्स अ लीगली वैलिड क्लॉज एंड लीगली एक्सेप्टेड क्लॉज। आप ये छोटा सा क्लॉज वहां डाल दीजिए ताकि एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि मैंने मेरी ड्यू डिलिजेंस की थी उस टाइम पे, ये जो था वो सही था, अब आगे ऐसा हो गया तो मैं इसका नुकसान क्यों भुगतूं, वैसा। अच्छा अच्छा। पर ये इसमें ये भी तो ना कि जैसे अभी तक उसकी वो जो पिता है वो जिसकी प्रॉपर्टी है वो इंसान रहा ही नहीं है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसको पता भी नहीं और आउट ऑफ इंडिया में रहता है वो, लेकिन कभी उसके बच्चों के हाथ में वो पेपर आ गए, वो आके खड़े हो सकते हैं। अगर टाइटल डीड है ना जिनमें उनका नाम लिखा हुआ है कि वही ओनर है, और ये अगर मान लीजिए सेल डीड के थ्रू किया गया हो या गिफ्ट डीड के थ्रू किया गया हो व्हाइल द फादर वाज स्टिल अलाइव, तो फिर वो प्रॉपर्टी ना तो कोई इनहेरिटेंस का पार्ट बनती है ना वो विल का पार्ट बनती है। वो प्रॉपर्टी फिर ऐसा अज्यूम करता है लॉ कि वो प्रॉपर्टी जब उन्होंने विल बनाई या जब उनकी डेथ हुई तब इनकी प्रॉपर्टी थी ही नहीं, ऑलरेडी बेटे की ही प्रॉपर्टी थी। पर 50 साल बाद वो आके हक जमा सकता है उस पे, लेकिन अभी लास्ट वीक पेपर में आया था, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जो 12 साल तक कोई रह जाता है किसी प्रॉपर्टी में, उसको देखने अगर कोई नहीं आता है या उसका रेंट लेने किसी भी चीज के लिए, तो फिर वो प्रॉपर्टी का हक उसका चला जाता है। मैंने जो वो पोजेसरी राइट बोला ना, वो पोजेसरी राइट का ही रूलिंग है। तो ये पहले के टाइम पे अगर आप एक्ट देखोगे ना तो ये 20 साल की टाइम लिमिट होती थी। दैट मीन्स कोई मान लीजिए कोई प्लॉट है, उस पर मान लो मैंने ऐसे जाके अपनी बाउंड्री वॉल बना दी और 20 साल तक कोई मेरे को ऑब्जेक्ट करने नहीं आया, तो 20 साल बाद मैं अपना आराम से हक जमा सकती हूँ। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी वो 20 साल से जो टाइम है ना उसको 12 साल भी माना गया। बट एज लॉन्ग एज मतलब उसके लिए भी आपको प्रूफ जरूर दिखाना पड़ता है। जैसे जो मैंने एग्जाम्पल बताया है ना आपको कि मैं वहाँ, आपको ये भी तो प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मैं वहाँ 12 साल अनइंटरप्टेड तरीके से रही हूँ। सो जो की है ना वो अनइंटरप्टेड है। अगर उस 12 साल के बीच में आपके अगेंस्ट किसी ने एक लीगल नोटिस भी निकाल दिया कि आप वहाँ पे सही से नहीं निकल रहे, भले किसी ने भी निकाला हो, आपके वहाँ के पोजेशन को ऑब्जेक्ट किया है, तो ये जो 12 साल का पीरियड है ना वो वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर वो मतलब नहीं रहा कि 12 साल वहां रहे हो। वैसा वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा भी कुछ नहीं है। तो अभी इसको लीगल अगर बनाना है तो इसके लिए कोई प्रोसीजर अपने को करवा सकते हैं कोई?
आप इसके जो टाइटल डीड है ना, वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके ना आपके जो भी करंट रेसिडेंट है उनके नाम पे बनवा सकते हो। उनको प्रूफ लगेगा, वो खाता क्या सर्वे नंबर, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आते हैं, वो क्या खाता वगैरह सब पढ़ते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टाइटल सर्च रिपोर्ट, एक डेटाबेस बना हुआ है। अभी कुछ पार्ट्स में ऑनलाइन पहुंच गया है, कुछ पार्ट में अभी भी आज भी वो मतलब फाइल्स लेके ही देख रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटाइज नहीं हुआ है। तो डिपेंडिंग कहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, होपफुली अगर डिजिटाइज हो गया हो तो वो जाके वहां पे ये लीगल सर्च, टाइटल लीगल सर्च करेंगे। उसके बाद में वो बनेगा पूरा कि भाई यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इवेंचुअली अब इनके पास है। वो आते ही फिर आप जाके वो अपना लीगल रजिस्टर करा के फिर आप उसको आगे ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, थैंक यू साक्षी जी। जी जी आंटी। नहीं नहीं आंटी प्लीज साक्षी बोलिए, मैं बहुत छोटी हूँ आप लोगों से। मैं भी वहीं उधर की हूँ, मनासा की हूँ, भीलवाड़ा राजस्थान के पास। और अच्छा कौन के क्वेश्चंस है? आई सुनीता थिंक जी? और कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एंड वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू साक्षी। एंड आपने इस विषय पर जो जानकारी दी वह हमारी सोच को गहरा बनाती है, और आपके विचार से हम बहुत ही मतलब बहुत कुछ आज सीखने को मिला। और क्या है विल और क्या डीड्स बनानी है, कैसे उसको प्रैक्टिस में लाना है, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत असीम धन्यवाद। और ऑफिशियली धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ दक्षिणांचल सह प्रभारी कमला जी तोषनीवाल। कमला भाभी म्यूट हो। आप म्यूट हो। हेलो, कमला भाभी आप म्यूट हो। सपना जी जस्ट लुक इनटू इट। कमला जी आप को होस्ट हो, खुद को अनम्यूट कर सकते हो। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। जय श्री कृष्ण। मैं आदरपूर्वक आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। मुंबई प्रदेश की अध्यक्ष अनीता जी के सानिध्य में बहुत ही सुंदर महेश वंदना की प्रस्तुति हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश की संयोजिका के आधारित फूलों की बौछार, तिलक से लेकर हाथों में राखी, माला की महकती खुशबू से ओढ़ई लाल चुंदरी, खुशियों के बासर से आपने किया अभिसार स्वागत। बिस्किट आप सभी को लेके हार्दिक चले जा। नहीं नहीं तू कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष सरोज जी के नेतृत्व में सुरीली आवाज में प्यारी बहन उज्ज्वला जी ने स्वागत गीत की प्रस्तुति दी, बहुत बहुत धन्यवाद। टीकेपी यानी तमिलनाडु प्रदेश के अध्यक्ष ममता जी ने अर्चना जी का परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष रजनी जी ने शिखा जी का परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र प्रदेश की अध्यक्ष सुनीता जी ने साक्षी जी का परिचय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मैं धन्यवाद देती हूँ मुख्य अतिथि साक्षी जी की, जो जिन्होंने आपकी संपत्ति, आपका अधिकार पर सर्वोत्तम कानून द्वारा हमारी भौतिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक साबित होगा, ये सुनिश्चित किया है। सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों को देखते हुए इस निर्णय को स्वीकार करते हैं। आपकी मेहनत और समर्पण वाकई सराहनीय है। जीवन में सफलता हासिल करना बहुत जरूरी है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दक्षिणांचल की उपाध्यक्ष अनुसुईया जी, संयुक्त मंत्राणी रेणु जी, आपका निरंतर समर्थन मेरे लिए मार्गदर्शक रहा। आपने कठिन समय में मेरी मदद की है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूजनीय लता दीदी,
कल्पना दीदी, शैलजा दीदी यहाँ पे उपस्थित थे, नहीं है वो कुछ कारणवश, तो उनको भी आपको सादर प्रणाम। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे। आपका अटूट समर्थन ने मुझे शक्ति और आत्मविश्वास दिया है, मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। मैं आपकी शुभ चिंतक हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक, 2 मिनट। राष्ट्रीय संगठन मंत्राणी ममता जी, डॉक्टर अनुराधा जी, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बहन अंजलि जी ने जूम के सहयोग से, आप और भाग्यश्री जी ने होस्टिंग कौशल्य शीर्ष है, एक अविस्मरणीय अनुभव मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी गुतड़ा और सपना जी लाहौटी, आपने कार्यक्रम में बहुत बढ़िया और शानदार वीडियो बनाए। आप तकनीकी ज्ञान की संचार से आधुनिक युग में हर संभव को सुनिश्चित किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्यारी बहन सुनीता जी लाहौटी, इनका किन शब्दों से सम्मान करूं उतना कम है। आज का संचालन बेहतरीन तरीके से सुसज्जित किया, तन मन से हार्दिक आभार और धन्यवाद। 5 प्रदेश के स्थानीय अध्यक्ष, सचिव, समस्त कार्यकारिणी बहनें उपस्थित रहकर अपनी प्रतिभा को निखारने के साथ साथ अपने जीवन में सफलता भी हासिल की है। आप सभी को तहे दिल से हार्दिक हार्दिक आभार और धन्यवाद। इसमें किसी का नाम रह गया और किया तो मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। चूक भूल समझव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सुनीता जी, साक्षी जी के बारे में हम भी बोलना चाहेंगे बहन। जी बोलिए ना दीदी। कुमारी साक्षी ममता जी मोदानी, बेटा तुमने इतने सुंदर तरीके से जानकारी दी। कुछ कुछ बातें आज की जो जूम प्रांगण में बहनें जुड़ी थी, मेरे ख्याल से इतना बहनों को नहीं पता होगा। उसमें से मैंने आपकी जो बातें में से मैंने जो 2 बात उठाई, वो हम बात से एक मुझे समाधान महसूस हुआ कि भाई अपने पिता माता के प्रॉपर्टी में हकदार वो बेटी भी होती है। वह बेटी भी उतनी हकदार है, माने कि वो अपने भाई के नाम पर कर सकती है, पर उसे एक एक प्रकार का अगर उस पर समय आता है तो वो उस वक्त अपने माता पिता की जो भी उसे मिलता है, शादी की हो जाए या उसके पहले में भी, उसे अपने आप पर कि भाई विश्वास है कि मेरे माता पिता के हकदार है। नहीं तो बहुत बार ये ऐसा होता है कि बेटी है, पराए घर की है, पर वो उस घर के भी हकदार है। ये आज आपके शब्दों के द्वारा महसूस हुआ। ब्लेस यू बेटा, बहुत सही शब्द थे आपके। फिर बाद में आपने ज्वेलरी, अपने जो एक दागीना होता है, जो एक ज्वेलरी होती है, उसके बारे में भी क्यों नहीं, एक पेंसिल, आपने इतना सुंदर शब्द यूज किया था, वह भी उसके हकदार है। वह अपने बेटे बेटी बहू सभी पे जिसको भी उसे करना है, पर वो हक किस तरह से, वसीयत कैसे करे, विल्स कैसे करे, बहुत ही सुंदर शब्दों में। अगर आज के इस प्रांगण में जो भी 52-53 बहनें थी, अगर सच में अगर उसको अपने इन 45 मिनट 50 मिनट को संन्यास लेना होगा, तो आज वह वसीयत के और भी कुछ कोई शंका होंगी तो आप अभी भी साक्षी है अपने साथ में, उसे पूछिए कि भाई हम इसको कैसे लाए, किस तरह से उसको भरे, किस तरह से उसका नॉमिनी रखे। यह एक आने वाले समय में हमें ये सजगता से चलना पड़ेगा। अब अकाल बदल गया है। पहले के लोग ने, मैंने देखा कि पहले के लोग ने अपना लिख लिख कर रखा था, उसके अनुसार हो गया। पर आने वाले समय में अगर हम इतने सही तरीके से समझ जाए तो उस तरह से करके रखना ही सार्थक आज की मीटिंग का होगा। मंगल दुआ
हमारे कमलजीत तोषनीवाल पूरे ग्रुप को और दक्षिणांचल का यही साथ बने रहे। आज के आए हुए अतिथि को पुण्य से एक बार धन्यवाद करेंगे। और साक्षी, इसी तरह भारत देश में आप अपना यह वक्तव्य हर जन तक अगर पहुंचाएंगी तो सच में समाज का उत्थान है। और सच में हमारी बहना महिला अधिकार, महिला उत्थान बोलते हैं, तो सही में अगर हम वसीयत को सीख जाएंगे तो आने वाले समय में हमारी बेटियां वेल रहेगी। यही आशा रखते हुए मंगल दुआओं के साथ अपने शब्दों को विराम दूंगी। और मैं बता दे शिखा जी, आप भी कुछ शब्द बोलिए ताकि आज बहनें इसको और आगे जाए। मंगल दुआ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुसुईया जी। मैं भी इनमें से एक पेंसिल वाला, क्योंकि आपने देखा होगा मेरा हाथ तो हमेशा ही चलता है साथ साथ। सबसे पहले साक्षी बेटा, ठाकुर जी ब्लेस यू, इतने अच्छे से समझाया है। सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छे से समझाया। अब मैं अनुसुईया जी की बात को एक कंटिन्यू करती हूँ कि आज की बात से मैंने एक चीज और सीखी। यहाँ जितने जने हैं इस बात पे गौर करिएगा, हम सभी जो हमारी वाली पीढ़ी है, अपनी जो पीढ़ी है, ये साक्षी वाली पीढ़ी में भी अभी 2-2 3-3 बच्चे वाली पीढ़ी है, बट प्रोबेबली ये ध्रुव, साक्षी, ये नाम ऐसे है, हमारे ये सब बच्चे एक साथ पले बढ़े, ये लोग 1-1 2-2 बच्चे ही करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे उसमें मैंने आज एक बात सीखी अनुसुईया जी, ये जो प्राउड फीलिंग है कि हमारा रोल है, बेटी पढ़ाई के आपने जो पूरी बात कही, मैं रिपीट नहीं करूंगी इस बात को, परंतु आज एक सीख मुझे और मिली। अमूमन 2 भाई 2 बहन अपनी वाली पीढ़ी में ऐसे ही है, या 3 भाई 1 बहन, इस तरह से। तो जब हमारा हिस्सा बरकरार है और हम भी यही चाहेंगे कि हमारे भाइयों की ही प्रॉपर्टी रहे, लेकिन आज एक बात के लिए जरूर सजग है कि यदि मेरे भाइयों ने मेरे माता पिता के साथ अच्छा नहीं रखा, उनको किसी भी प्रकार का उनको कष्ट दिया, उनको अकेला छोड़ दिया, तो आज मेरे पास वो राइट है कि मैं उनको कोर्ट में चैलेंज कर सकती हूँ। उनका अकेले का नहीं, 1/3 हिस्सा मेरा बनेगा। तो ये डर आज के केस में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अपनी जनरेशन में ही ये हो रहा है, ये बात आज मुझे जो समझने को मिली है, ब्लेस एम आई के भाई साथ में खड़े हैं, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। तो थैंक यू साक्षी फॉर मेकिंग अस अवेयर। और आज जितने भी जने यहाँ पर हैं, प्लीज इस बात को स्प्रेड कीजिए। ये तो ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, मैं देख रही हूँ कि ऐसा होता है कि अरे बेटा तुमको साइन कर, मतलब बेटा नहीं, भाई लोग कि दीदी आपको साइन करने आना है, वो दीदी जाती है क्योंकि उसको भाइयों के साथ अच्छा रखना है और साइन करके आती है। हमारे सबके घरों में यही हो रहा है, सही है। लेकिन आज वो राइट का जब मुझे पता चला, मुझे भी नहीं पता था, तो मुझे ये समझ आया कि भाइयों को भी, आदमियों को भी, अगला सेशन साक्षी में रखाऊंगी, सो ऑल मेल मेंबर्स विल आल्सो बी इनवाइटेड। उनको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन माँ बाप की दुर्गति करने की कोशिश करी या उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया या अकेले छोड़ा, तो मेरी सिस्टर भी मुझे नहीं छोड़ेगी। थैंक यू साक्षी फॉर मेकिंग अस अवेयर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बहुत सही, बहुत सुंदर है, बहुत एक्चुअली सुंदर। मेन तो अर्चना मुझे जी, आपसे इतना रेणु जी बोलना अर्चना जी, चाहते हैं। अर्चना जी और रेणु जी, अर्चना जी भी अर्चना हमारे जी भी समिति है ना? प्रभारी बिल्कुल, हैं। अर्चना जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं बोलूंगी। साक्षी दी का जो, साक्षी ने जो वक्तव्य दिया है, मतलब ये इतने टेक्निकल और इतने टफ टर्म्स होती हैं कि जो इतनी आसानी से समझ नहीं आती, लेकिन उन्होंने बहुत उनको सरल करके समझाने की कोशिश की। तो एक बहुत अच्छी चीज लगी। हमारे बच्चे पूरी तरह से हिंदी इतने अच्छे से बोल नहीं पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, हाँ, लेकिन बीइंग अ लॉयर साक्षी इज डूइंग सो गुड। मतलब मैं ये देख रही थी, पर शायद उन्हें मूवेबल इमूवेबल हम समझ रहे हैं, चल और अचल संपत्ति, फिर चलो भी उन्होंने उसको एलिब्रेट करने की कोशिश की कि भाई जो ले जानी जा सके, है ना, ट्रांसफर, हस्तांतरण। तो बहुत अच्छा लगा कि मेरे ख्याल से कुछ ऐसी बात होनी नहीं चाहिए कि जो बहनों को नहीं समझ आई। और इतने अच्छे से उन्होंने, मतलब शी इज रेडी टू गिविंग अ वेरी गुड, मतलब बड़ा सेमिनार वगैरह वो आराम से ले सकती है। इस प्लेटफॉर्म के लिए काफी वो रेडी हो गई हैं। हम कुछ उनका करवा सकते हैं, जूम पे नहीं, ज्यादा पब्लिक के बीच में, चाहे एक महिला संगठन का ही हो, एक ऐसा बड़ा प्रोग्राम देने के लिए वो रेडी है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बहुत साक्षी, खुश हुई आज साक्षी को सुनकर और जानकर। साक्षी बहुत ने उन्होंने एक टू द वर्ड पॉइंट सारी किया, चीजें कवर की जितना होना चाहिए।
यस साक्षी यस ने बहुत वर्ड यूज बहुत किया ऐसा अर्चना लग जी। रहा था कि अर्चना जी, बहुत टाइम हाँ के बाद इस जनरेशन में इतनी अच्छी हिंदी सुनी है। यस, बिल्कुल और सही बोले। अब वो हाँ सहभागिता, वो समझ इसमें साक्षी ने वर्ड यूज किया कि अगर आपकी सहभागिता रही, मतलब ये बिल्कुल ममता भाभी की टोन पे चल रही है। तो बहुत टाइम बाद बेटा, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा अर्चना जी और हम सबको ही, कि बहुत समय के बाद किसने इतनी अच्छे से और हिंदी का सही उच्चारण और सही बिल्कुल शब्द बिल्कुल चयन ये हाँ किया है। तो बिल्कुल इनके पास वक्त होगा तो इनकी सेवाएं अपन और लेंगे, इनके सेमिनार्स वगैरह करवाएंगे तो लोगों को बिल्कुल ऐसे कराइए समझ में आएगा। और अर्चना जी, पूरे भारत देश में कमला जी, होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, रेणु नहीं जी, आप तो भी कुछ साक्षी बोलना को चाह बहुत रहे बहुत थे बहन? जब बधाइयाँ क्योंकि इस सारा चीज भाभी बोलने वाले। साक्षी, जब तुम्हारा नाम सजेस्ट किया तो ऐसा आया हाँ कि जी भाई बहुत ही छोटी बच्ची है, क्या लॉ समझाएगी, तो अपने ऊपर लेके किया था तुम्हारा नाम सजेस्ट। मैंने कहा नहीं, आप सुनो। तो मेरा तो मैं कमला जी आपसे पूछूंगी, ठीक है, नहीं तो हाँ एवरीवन की छोटी सी बच्ची क्या समझाएगी। बहुत ही सुंदर बोले थे, इतने बोले थे, एक एक पॉइंट ऐसे है ना कि कुछ बोल नहीं सकती इनके। जो बहुत सरल भाषा में जो बहुत कुछ समझाया ना सीखने साक्षी जी ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। अच्छे से समझ आई। लॉ के नाम से लोग डरते हैं, जो रहता है ना कि मतलब बोलते हैं ना